बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जो नॉवेल लेकर आई हूँ उसका नाम है बेदर्दी सैयां, जिसको तहरीर किया है राबिया बुखारी ने। तो आज मैं इस नॉवेल को रीड करूँगी। तो चलें बढ़ते हैं इस नॉवेल की तरफ। सफ़ेद चादर की मानन बर्फ़ की रूइयाँ पहाड़ों पर दामन बछाए अपने हुस्न के जलवे बिखर रही थीं, जब इन्हीं पहाड़ों की झूमती नाचती सड़कों में से गुजरती एक सियाह रंग की तेज़ रफ्तार गाड़ी में एक हंगामा सा बरपा था। पापा, आप देख रहे हैं, ये सलमान मुझे दे नहीं रहा मेरी चिप्स वापस। अनाया जिशान के हाथों से अपनी चिप्स खींचने की नाकाम कोशिश करते नागवारी से चिल्लाई, इसे डांटे और कहे कि मेरी चिप्स का पैकेट वापस कर दे। जिशान, वापस करो बहन की चिप्स। तारिक साहब ने जिशान की जानिब गुस्से से मुड़ते देखा। पापा, एक चिप्स का पैकेट ही तो है, देखो कितनी बदीत है, कैसे चिल्ला उठती है ये भाई। दिशान ने मुंह फुलाए चिप्स का पैकेट इसके जाने वापस फेंका था। बुरी बात दिशान, ऐसे नहीं कहते, बहन है हमारी छोटी सी। अरीस ने दिशान को टोका, वो भी अकलौती। अनाया दिशान को मुंह चढ़ाए हुए हंसी, हाँ हाँ यही छोटी, हम तो किसी गिनती में नहीं आते। दिशान अफसरदा बैठे बाहर के मंजर को ताड़ने लगा, ऐसी बात नहीं है, तू तो जिगर है अपना, ये ले पकड़ चिप्स का पैकेट, तूने खाया मैंने खाया एक ही बात है। अरीस जो गाड़ी के स्टीयरिंग संभाले बैठा गाड़ी चला रहा था, सामने पड़े चिप्स के एक अदद पैकेट को पीछे की जाने उछाले बोला, ये हुई ना बात। दिशान पैकेट पकड़े खुशी से झूमा, कब से बोर हो रहा था, सोचा कुछ खाकर ही वक्त गुजार लूं, मगर ये झूठी चुड़ैल भाई बास करवाएं इसे। अनाया ने सुना तो फिर से चीखी, अच्छा बस अब कर दो तुम दोनों, हर वक्त लड़ते रहते हो, मालूम भी है गाड़ी भाई चला रहे मगर नहीं, बार बार लड़ते जा रहे हो। अब से बैठो वरना अगली बार गिलगित बल्तिस्तान की सैर नहीं को नहीं लाऊंगा, और अलीस को भी मना कर दूंगा कि वो भी किसी किस्म की हामी ना भरे। तारिक साहब ने दोनों को सख्ती से किया, जिस पर दोनों ही चुप साधे बैठ गए। क्यों डांट रहे हैं आप पापा इन दोनों को, मत डांटिए। अरीस मोहब्बत भरे अंदाज से इन दोनों को उतरे चेहरे देखता हुआ बोला, ये शोर करते तभी तो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट हर वक्त सजी रहती है, इन दोनों की वजह से ये दोनों रौनक रहती है हर वक्त, घर में भी और मेरी जिंदगी में भी, वरना मामा को खोने के बाद। अरीस के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम मध्यम हुई। भाई आप सेंटी हो गए ना। अनाया फौरन अरीस की जानी पड़ी और गर्दन पे बाहें डाले मासूमियत से बोली, नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं, मेरी लाडो के होते हुए और सैंटी हरगिज़ नहीं। अरीस मसनूई हंसी मुस्कुराया, जबकि सामने बैठे तारिक साहब इसकी दासी को भांप चुके थे मगर कुछ ना बोले। लो जी बस पहुंच गए हैं हम होटल, और अब हाँ जल्दी जल्दी चेंज करके नीचे आ जाना, बहुत ही ज़बरदस्त सा डिनर अरेंज करवाया है आज मैंने, सच में भाव वाह। मैं तो बस अभी गया और अभी आया, वैसे भी मुझे तो बहुत भूख लग गई है। मैं तो चला। जिशान सुनते ही साथ गाड़ी से बाहर को निकला और भागता हुआ होटल में दाखिल हुआ। उफ ये पेटू, कितनी भूख लगती है इसे भी, किसी वक्त भी कुछ भी खाने को तैयार, मगर ऐसा है जितना भी खा ले लगता ही कुछ नहीं है। अनाया मजाक बनाते हंसी, ओहो अनाया बुरी बात, बड़ा भाई है, अगर मैं भाई को मना करता हूँ मजाक बनाने से तो आपको भी मना करने का हक रखता हूँ गुड़िया। अरिस ने अनाया को के गाल को छुआ। जी भाई, अनाया मुस्कुराई, अब जाओ शाबाश, मुझे भी फ्रेश होना है, थक गया हूँ बहुत। पास खड़े तारिक साहब जो सब देख रहे थे अनाया के जाते अरिस के जाने पड़े। कब तक इसके वाक्य को सोच सोच कर खुद को जिम्मेदार ठहराते रहोगे, किस वाक्य की बात कर रहे हैं पापा, और आप अभी तक गए नहीं, चलें आप भी और फ्रेश हो जाएं, ये ना हो सब आ जाए और आप लेट हो जाएं, और मुझे लगता है मौसम भी ख़राब होने को है यहाँ का, तो चले अंदर जल्दी से मेरे साथ। इस बात टालते हुए तासुफ से आगे बढ़ा था, मौसम तो ख़राब है, सच में ख़राब है, मगर ये नहीं जो दिख रहा है, वो वाला मौसम जो तुम्हारे अंदर तूफान की मानंद मचल रहा है और तुम्हें बेसुकून किए रखा है। तारिक साहब ने अरिस के कंधे को छूते कहा, न जाने आप किस हवाले से बात कर रहे हैं। अरिस नज़रअंदाज करते वापस अंदर को बढ़ा, तुम जानते हो किस हवाले से बात कर रहा हूँ, बस बात इतनी सी, तुम भाग रहे हो थक रहे हो मगर रुक नहीं रहे हो, और मैं नाकाम हूँ तुम्हें रोकने में। तारिक साहब की बात सुनकर अरिस एकदम को पलटा, मगर बिना कुछ कहे अंदर की जानिब बढ़ गया। न जाने कब तक ये खुद को कसूरवार समझे, कब इस कर्ब से बाहर निकलेगा कि वो सब हादसा था, महज हादसा। आरिफ साहब असफुर्ती से बोलते अंदर को बढ़े, जबकि बादलों से नन्ही नन्ही बर्फ की रुइयां जमीन पर अपनी नरमाहट बिठाने लगी। तारिक खान जिनका ताल्लुक एक पठान फैमिली से था, मगर इनकी रस्म और रवायात के मुखालिफ जाने की वजह से इन्हें फैमिली से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों पर मुख्तसर कर दी। अरिस खान का इनका बड़ा बेटा जो फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी संभालता था, जबकि एक बेटा निशान जो बीए का तालिब इल्म था, जबकि बेटी अनाया सेकंड ईयर की तालबा थी, जबकि तारिक साहब एक की सोजा एक हादसे में जहाँ हकीकी से जा मिली।
इन्हीं बर्फ की वादियों में गुम एक और पुरसुकून मकान, जो रात की तारीकी और अंधेरे की वजह से खूबसूरत होने के बावजूद हर जानिब एक खौफ फैला रहा था। एक कमरे में बंद सफ़ेद लिबास में मलबूस एक लड़की सर घुटनों पे गिराए मुसलसल सिसकियाँ भर रही थी। बिखरे बाल, चेहरे पर फैला काजल का काला रंग और लब से निकले खून की एक लड़ी ने इसे वहशतज़दा कर रखा था। बदन पर मौजूद लिबास अब जा-बजा फटा हुआ था, जबकि इससे नज़र आने वाला वजूद नीले रंग की कई लकीरों को अया कर रहा था, जहाँ से अब खून रस रहा था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, जबकि एक दीवार की नज़र से लगी वो अपने ज़ख्मों के साथ-साथ सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त कर रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और एक अंदर आते वजूद के साये ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। काले रंग के थ्री पीस में मलबूस खुश शक्ल का वो जवान शख्स दबे पाँव इसकी जानिब बढ़ा और घुटनों के बल इसके करीब बैठा था। "क्या हुआ मेरी जान को?" हाथों से इसके चेहरे के ज़ख्मों को छूते हुए मासूमियत से बोला। ज़ख्मों में फुर्ती सामने बैठे शख्स की सर्द आँखों से इसे मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला कर रही थी। आई एम सॉरी ज़ायम, पल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आई एम प्रॉमिस आपकी इजाज़त के बगैर कभी किसी से नहीं मिलूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आँखों में आँसू के साथ खौफ के पानी लिए वो सामने बैठे इंसान के रूप में मौजूद जानवर को देखकर इल्तिजा करते हुए वो रोई। "ऐसा करती ही क्यों कि मुझे गुस्सा आए? जानती हो ना मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हें मेरी इजाज़त के बगैर देखे भी।" इसके ऊपर झुकते हुए उसके ज़ख्मों पे अपने गर्म लफ्ज़ रखते हुए बोला। ज़ायम मुट्ठी बेचे वो तकलीफ़ से चिल्ला उठी। "देखो कितने ज़ख्म हो गए मेरी जान के चेहरे पर।" इसका चेहरा वो अपने हाथों में भरे बोला। "इतने हसीन चेहरे को ख़राब कर दिया मैंने, मगर मैं क्या करूँ कि तुम किसी से भी हँस के बात कर लो, मुझे न जाने क्या हो जाता है।" वो अपने बाल समेटे बालों को बिखेरते दीवाना वार चीखा। जबकि आपिश इस बदले इंसान को देखकर हैरानकुन हुई, जो कुछ देर पहले हाथ में चाबुक थामे से बेदर्दी से पीट रहा था। "आओ मैं अपनी जान के सारे ज़ख्मों पे मिट्टी लगा मरहम लगाऊँ। बहुत दर्द हो रही होगी ना मेरी जान को?" कंधे से थामे ज़ैम आपिश उठाने की कोशिश करते हुए बोला, जो लड़खड़ा के वापस गिर पड़ी थी। "नहीं उठा जा रहा मुझसे।" आपिश गराज से गई। "उफ़! लगता है बेगम साहिबा को मुझसे ही लाड उठवाने हैं अपने। ज़ाहिर-सी बात है मेरी वजह से चोट लगी, अब मुझसे ही सारे लाड उठवाए जाएँगे।" कंधों को उचकाए ज़ाइम हँसा था। "ठीक है जी, आप भी क्या याद करेंगी कि कितना अच्छा शौहर मिला है आपको?" ज़ाइम चेहरे पे फ़ख्रिया मुस्कुराहट उठाया नीचे गिरी आबिश पर झुका और फिर अपनी बाहों में भरते इसे बेड की जानिब ले आया। "अभी लगाता हूँ मैं अपनी बेगम को दवाई, देखना अभी ठीक हो जाएगा मेरी आबिश।" ज़ाइम बेड के पास मौजूद दराज में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाले सहमी बैठी आबिश की जानिब बढ़ा। आबिश की नज़र बस ज़ाइम पर थी, जो हर मार के बाद इसे ऐसे ही बुलाता था और अपने की माफ़ी माँगता था। ज़ाइम आहिस्तगी से आबिश के करीब हुआ और चेहरे पे लगे ज़ख्म पर मरहम लगाने लगा। आबिश हल्की सिसकी भरते आँखें मूंदे बैठी रही। "लो जी, यहाँ पर तो दवा लगा दी। अब जो मेरी वजह से मेरी आबिश की दिल पर चोट लगी है, वो मुझे मालूम हुआ है इसे कैसे ठीक करनी है।" ज़ाइम शैतानी मुस्कुराहट लिए अपनी वॉस्कोट उतारने लगा। आपिस जो ज़ाइम के सामने बैठी वो थी, इसके जज़्बात को भांप चुकी थी। "ज़ाइम, ज़ाइम" डरते-डरते वो बोल उठी। "जी ज़ाइम की जान।" वो उसके करीब हुआ। "मुझे बहुत दर्द है आज। प्लीज़ आज नहीं।" आपिश मुश्किल को हुई। "वही तो ठीक करूँगा मैं अब।" ज़ाइम पर हैवानियत से सवार हुई तो अपनी शर्ट उतारे वो ज़ख्मों से लैस आपिश पर झुका और आस्तीकी से काँपते आपिश के हाथों को दबोचा, जो मज़म्मत तो करना चाहती थी मगर ज़ाइम के खौफ से इसे रोक ना सकी। कुछ देर पहले जहाँ चापेक और चीखों की आवाज़ थी, वहाँ अब सिसकियों और आहटों ने जगह ले ली थी। बेबस सी आपिश हैवानियत की भेंट एक बार फिर चढ़ गई थी और रात की ये तारीकी सब जुल्म समेटे रुखसत हो गई। रात की सख्ती के बाद दिन का उजाला चमका, हर चीज़ में उदासी थी, मगर सूरज की किरनी पड़ते ही सबके चेहरे खिल उठे। हैरिस जॉगिंग ड्रेस पहने बाहर को निकला तो कुछ लोगों को सड़क से बर्फ साफ करते देखा। ये रास्ते कब तक खुलेंगे? आज वापसी करनी थी, मगर बर्फ देखकर लग रहा है ऐसा नामुमकिन सा है। हैरिस की जानिब बढ़ते बोला, "जी साहब जी, रात भर बहुत तूफ़ान आया है, खुदा जाने किसकी लगी जो रात भर बर्फ़ ना थमी। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? बर्फ़बारी ही तो थी बस।" हैरिस नासमझी से बोला, "यहाँ के लोगों का मानना है कि जब कोई बहुत अफ़सरदा होता है या फिर अज़ियत में मुब्तला होता है, तो यूँ ही रात भर बर्फ़बारी अपना तूफ़ान बर्पा करती है। बस इसी के असरात आप देख रहे हैं।" वो शख़्स बर्फ़ के ढेलों की जानिब इशारा करते बोला। "अजीब!" हैरिस तभी मुस्कुराहट लिए गुम हुआ। "ख़ैर साहब जी, अभी रास्ते बंद हैं, सारे आप वापस खैर साहब जी, अभी रास्ते बंद हैं सारे, आप होटल वापस चले जाएँ। लगता है 2-3 दिन तक यूँ ही बंद रहेगा, मगर जैसे ही रास्ते खुलते हैं हम आपको आगाह कर देंगे, ठीक है फिर? अच्छा किया मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, कोई ख़तरा तो नहीं? एरिस ने एक दरख्त की जानिब इशारा किया, जहाँ से सामने का मंज़र साफ़ आया था। जी साहब जी, हम यही हैं, अगर कोई मसला हुआ आप हमें पुकार लेना, हम आ जाएँगे। ठीक है, मैं बस वहीं तक जा रहा हूँ, एरिस कहते हुए आगे बढ़ा। "अगर कोई मेरा पूछे तो बता देना।" "ठीक है साहब जी।" वो शख़्स वापस अपने काम में मशगूल हुआ।
तेज बुखार से घिरी नीम बेहोशी हालत में बेड पे पड़ी आपिश को जाइम की हल्की सी आहट सुनाई दी तो अब मुश्किल करवट बदले वो उसकी जानिब बढ़ी। उठो मेरी जान, कब तक यूं ही सोती रहोगी? देखो कितना वक्त हो गया है, अब सूरज भी निकल आया, बर्फबारी भी रुक गई। जाहिद शीशे के सामने खड़ा खुद को संवार रहा था। उठो और मुझे नाश्ता बना कर दो, ऑफिस के लिए आके ही बहुत लेट हो गया हूँ मैं। आपिश शीशे से जाइम ने बेसुध पड़ी आपिश को देखा जो बिन जवाब वैसे ही पड़ी थी तो फौरन गुस्से से उसकी जानिब लपका। आपिश, तुम्हें बुला रहा हूँ मैं, उठ क्यों नहीं रही हो? साहिल तलमिलाते हुए उसे झुरझुरता हुआ बोला, जो इसके झुंझुरने के बावजूद भी मदहोश थी। इसे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। साहिल से लब बढ़ाया बड़बड़ाया। खाला अम्मा, खाला अम्मा। जाइम कमरे में चिंगारते चिल्लाए, जी जाइम बाबू, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? खाला अम्मा जाइम के बिखरे मिजाज को देखते एक टांग पर भाग कर खड़ी हुई। कब से बुला रहा हूँ मैं आपको, एक आवाज़ पे क्यों नहीं आती आप? जाइम इन पर भड़का, माफ़ करना जाइम बाबू, बस वो नाश्ता। अच्छा ठीक है, छोड़े सब काम, आप इसको देखें। जाइम ने बात करते बेजारी दिखाई। क्या हुआ आपिश बीवी को? खाला अम्मी फौरन अंदर को बाड़ी, बुखार है इसे बहुत तेज, आप इसकी देखभाल करें, मुझे देर हो रही है ऑफिस से, अभी मुझे जाना है, आगे ही बहुत लेट हो गया हूँ मैं, ऑफिस जाते ही फ़ोन करता हूँ मैं। जाइम बेजरा सब बोलते बाहर को बढ़ा, जबकि खाला अम्मा जाइम की इस बेरवि को देखकर चौंक गई और फिर सामने अधमुआ पड़ी आपिश को अफसोस भरी नजरों से देखते इसके पास जा बैठी। क्या हाल कर दिया इस जालिम ने मासूम का, चेहरे पे लगे जख्मों को छूते खाला अम्मा रोहन सी बोली, फूल सी बच्ची को कुचल डाला इस जानवर सख्त इंसान ने, न जाने क्या किस्मत लेकर आई है ये बच्ची। खालामा बड़बड़ाई उठी, किस कदर तेज बुखार है बच्ची को, क्या करूँ मैं अब इस मासूम का? खालामा बोल रही थी मगर इस बात से बेखबर के जाइम बाजू बांधे इनके पीछे खड़ा सब सुन रहा था। एक बात तो आपको कहना ही मैं भूल गया। खालामा जाहिल दांत चबाए बोला। जाइम की आवाज़ अपने खुद से सुनी तो खालामा से देखते एकदम से चौंक उठी। जी 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 जाइम बाबू, आप आपका बात तब जब आप मुझे जनरस सख्त इंसान जैसे लकब से नवाज रही थी। जाइम एक लब बचकाया बोला, नहीं जाइम बाबू वो तो बस मैं। खालामा सीने पर हाथ धरे संभली। खैर मुझे जो कहना था वो सुन लें तो बेहतर है, आपके लिए भी और आपकी मासूम कली के लिए भी। मेरी इजाज़त के बिना कोई डॉक्टर ना यहाँ तो आएगा और ना ही ये कहीं जाएगी। आपको हर किस्म की दवाई यहाँ मिल जाएगी और अगर तब भी फ़र्क ना पड़े तो मुझे बुला लेना आप, मगर ये घर से बाहर कदम ना रखें। जाइम ने मदहोश पड़ी आप इसको चिंगारी नज़रों से देखा और उल्टे कदमों में वापस मुड़ा, जबकि अब खाला अम्मा बेबसी से सतमगिरी आप इसको देखने लगी। जाइम अपने क्वार्टर से बाहर निकला तो बाहर खड़े शेरदिल को अपने जानिब आने का इशारा दिया। ध्यान रखना कोई शख्स अंदर ना जाए और ना ही कोई बाहर जाने की कोशिश करे, जब तक मैं नहीं आता कड़ी नज़र रखना इन पर। जाइम चेहरे का पर काला चश्मा जमाए और बोला और गाड़ी की नस संभाली। ठीक है साहब जी, जैसा हुक्म आपका। दरवाज़ा बंद करते हुए शेरदिल पीछे को हटा फिर गाड़ी को जाते देखकर वापस क्वार्टर की जानिब बढ़ा। दोबारा मेरी गोद उजाड़ दी गई है, दोबारा मेरे सामने मेरी ममता को कत्ल किया गया और मैं कुछ ना कर सकी। कितनी बदनसीब होना, अपनी औलाद को ना बचा सकी। आपिश बदहवासी से बोली, क्या मतलब, लगता है होश में नहीं हो आपिश बेटा आप, खुद नहीं जानती हो क्या कह रही हो। खाला महराजदा हुई, सही कह रही हैं आप, होश में नहीं हूँ, आना भी नहीं चाहती, मगर अब बस इतना जान लें वो किसी को भी नहीं लाना चाहता हमारे दरमियान, चाहे वो हमारी औलाद ही क्यों ना हो। आपिश बेदर्दी से आंसू पोंछते बेड से उतरने लगी। खाला माँ आपिश की बातें सुनकर सकते में खड़ी रहीं। खाला आपिश वो वापस पलटी। जी, ये सूट किसी लायक नहीं है अब, ना मेरे लिए और ना ही किसी और के लिए। बेहतर है शिद्दत से गए किसी वीराने में जाकर इसको जला दे, ताकि रात की जलती भी इसमें खासतर हो जाए और बच्ची चिंगारी भी बुझ जाए। आपिश कहते हुए सीधा वॉशरूम की जाने पड़ी, जबकि खाला अम्मा आपिश की हालत पर अफसरदा हुई। सच कह रही हूँ, बहुत ही बदनसीब है वो, ना शौहर का साथ मिला, ना बच्चे का सुख। क्या रिपोर्ट है, कैसी हालत है इसकी अब, कुछ खाया इसने कि नहीं? जान बेज़रा हुआ। जी साहब जी, अभी खालाम्मा ने बताया कि खाना और दवाइयाँ खाकर बेगम साहबा को आराम कर रही हैं और तबीयत भी बहुत संभल गई है इनकी। ठीक है, अब ये फ़ोन सीधा खालाम्मा के पास लेकर जाओ और कहो कि मेरी बात आप ही से करवाए अभी। जी साहब जी, शेरदिल हुक्म मिलते अंदर को बढ़ा। खालाम्मा जो किचन में मसरूफ़ थी, शेरदिल को अंदर देखकर इसकी जानिब बढ़ी। क्या हुआ? अब क्यों आए हो यहाँ? मना किया है ना, बार-बार मत आया करो। एक बार में समझ नहीं आती तुम्हें क्या? बता तो दिया कि आप इस पे भी ठीक है, अब और आराम कर रही हैं, फिर मुँह उठा के चले आए हो। खाला अम्मी बेज़ार हुईं। ये फ़ोन ले लो अम्मा, जाहिम बाबू का फ़ोन है, कह रहे हैं कि बेगम साहिबा से बात करनी है उन्होंने। शेरदिल ने मुँह चढ़ाए फ़ोन खाला अम्मा की जानिब बढ़ाया। ये बात पहले करो ना, काम की बात तुम बाद में बताते हो। दो फ़ोन उधर। खाला अम्मा फ़ोन खींचते कान से लगा आगे को बढ़ी। जी साहब जी, कैसी है आपिस? जाहिम तासुफ़ से हुआ। जी साहब जी, अब तो पहले से बहुत बेहतर है, आराम कर रही हैं। खाला अम्मा पुरसुकून हुई। अच्छा तो मेरी बात कराओ उससे अभी। साहब जी वो तो सो रही हैं, दवाई के असर में है ना तभी। खाला अम्मा मुतहिर हुईं।
सोई ही हुई है, मरी तो नहीं जो उठ नहीं सकती। फ़ौरन उठा इसे और बात कराओ मेरी। कहो ज़ाइम बात करना चाहता है। ज़ाइम हकमाना लहज़ा बनाए कुर्सी की पुष्ट पर सर गिराया, मुस्कुराया। ठीक है ज़ाइम बाबू, अभी बात करवाती हूँ आपकी। खाला अम्मा ज़ाइम का हुक्म सुनते ही आपिश के कमरे की जानिब बढ़ी। तो भाई आज का कहाँ का प्लान है? वैसे तो हमने सारी जगह घूम ली है, मगर फिर भी शायद कोई सरप्राइज़ जगह ढूँढी है हो आपने हमारे लिए। ज़ीशान हाथ में बिस्किट का पैकेट थामे बोला। सभी अरीस ने कमरे में बैठे खुशखबरियों में मसरूफ़ थे, जबकि अरीस अपने बेड पे बैठा ऑफ़िस के किसी काम को लेकर लैपटॉप पर सर कराए बैठा था। बड़ी हैरत है, वैसे इस पेटू को खाने के अलावा भी कुछ सोचता है। सोचकर ही अजीब लगा और सुनकर हैरत हुई। अनाया तंजिया हँसते तारिक साहब के पास जा बैठी। हर वक्त मेरे खाने पर नज़र रखती हो, किसी दिन बीमार कराओगी मुझे चुड़ैल। ज़िशान गसीला हुआ। अरे क्यों हर वक्त लड़ते रहते हो? कितनी बार समझाया मत लड़ा करो, मगर नहीं, किसी की बात कहाँ समझ में आती है। काश तुम्हारी माँ होती तो तुम दोनों के पीछे मुझे यूं ना ख्वार होना पड़ता। तारिक साहब दोनों की तुतु में सुनते बौखला गए, जबकि अरी जो सामने इनकी बातों से महफूज हो रहा था एकदम चौंकते तारिक साहब को देखने लगे, जबकि तारिक साहब खुद भी अपनी की गई बात पर शिजदर होते हुए अनीस को देखने लगे। मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, बस आता हूँ मैं। अरीस फ़ौरन उठा और कमरे से बाहर निकला। बाबा ये आपने क्या कह दिया? अनाया फ़ौरन आगू हुई। मुझे खुद खबर ना हुई, तुम दोनों को डांटते पिटाते मैं कब ये भूल गया। तारिक साहब खुद भी परेशान हुए। अच्छा आप दोनों फिक्र ना करें, मैं अभी भाई के पास जाता हूँ, इन्हें नॉर्मल करके लाता हूँ। जिशान फौरन उठा और इसके पास पीछे हुआ। पता नहीं कब वो ये हादसा भूलेंगे, कब वो इस बात को मानेंगे इसकी मौत इसकी वजह से नहीं हुई। वो बस एक हादसा था, बस महज एक हादसा। तारिक साहब सर पकड़े परेशान हुए, जबकि अनाया फौरन तारिक साहब के साथ लग गई। परेशान ना हो बाबा, भाई ठीक हो जाएगा। जानता हूँ, मगर ये पता नहीं कब, वो वक़्त कब आएगा। तारिक साहब भी कहते उठे और कमरे से बाहर निकल गए, जबकि अब्बस अनाया वहाँ बैठी खाली कमरे को देखने लगी। आपिश बेटी उठो, देखो ज़ाहिम बाबू की कॉल आई है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। खालाम्मा ने आपिश को उठाया, मगर दवाई के ज़ेर असर वो गनूदगी में ही रही। साहब जी वो नहीं उठ रही, कुछ देर पहले ही सोई हैं दवाई लेकर। खालाम्मा मुतहिर हुईं। खालाम्मा मुझे बात करनी है इससे। उठाएँ इसे फ़ौरन, अगर नहीं उठती तो फ़ोन कान से लगाएँ। मैं देखता हूँ कैसे वो बात नहीं करती मुझसे। ज़ाहिम का मिजाज बिगड़ा। जी ठीक है, जैसा आप कहें। खाला अम्मी ने एक बार फिर आपिश को उठाने की कोशिश की, जिस पर वह आस्तीगी से आंखें मलते उठ गई। आपिश बेटी ये साइम बाबू का फ़ोन, आप बात करो, मैं अभी चाय लाती हूँ आपके लिए। खाला अम्मा फ़ोन आपिश को थमाए वहाँ से चलती बनी, जबकि आपिश फ़ोन हाथ में थामे पहले देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे कान से लगा लिया। कब तक यूँ फ़ोन पर अपनी गर्म सांसें सुनाती रहोगी आपिश? मुझे आवाज़ सुननी है अपनी जान की, तड़प रहा हूँ अपनी आपिश की आवाज़ सुनने को। साइम की आवाज़ सुनते ही आपिश होश की दुनिया में आई। काका कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी है मेरी जान? ज़ाहिम ने आतिश की आवाज़ सुनती तो आ भरते मोहब्बत अपनाए बोला, सॉरी आज आप बिना नाश्ता किए चले गए। हाँ तुमने जो बनाया जो नहीं था तो कैसे करके जाता नाश्ता? कुछ खाया आपने? आपिश उँगली मोड़े आस्तिकी से बोली, नहीं अब एक बार ही खाऊँगा, वो भी डिनर में, जो तुम्हारे हाथ से बना होगा। ज़ैम रोमनावी हुआ, अच्छा तो बता दें कि आप क्या खाएँगे? जो तुम बनाओगी वही खाऊँगा आज। मगर फिर भी तुम तो जानती हो मेरी पसंद का, कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। ज़ैम का लहज़ा अब तीखा हुआ, ठीक है मैं बना लूँगी। आपिश ने हामी भरी, क्या हुआ दिल नहीं है बात करने को? क्या उकता गई हो मुझसे और मेरी मोहब्बत से? ज़ैम तंज़िया हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपिश चंद्राई, जिस खुशी से मैं बात कर रहा हूँ मुझे वैसा क्यों महसूस नहीं हो रहा? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी-सी तबीयत ख़राब। आपिश वज़ाहत गोई, जो भी है मेरे आने से पहले अपनी तबीयत और अपना दिमाग दोनों सेट रखना। तुम जानती हो तुम्हारा बिगड़ा हुआ मूड मेरे तेवर कहाँ तक बदल सकता है। ज़ैम सख्त हुआ, जी जानती हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर, कि जानती भी हो और मानती भी हो। खैर और भी काम है मुझे ऑफ़िस के। शेरदिल भी तुम्हें एक ड्रेस दे देगा, वही पहनकर आज से डिनर के लिए अच्छे से तैयार होगी। शेरदिल से कह दिया, सारा इंतज़ाम देख लेगा। बाकी अब घर आकर ही मुलाकात करता हूँ। जी ठीक है, आपिश ने सरख़म किया। और हाँ एक और बात, ज़ैम तेज़ काम हुआ। जी, आपिश ने फ़ोन को वापस कान से लगाया। आई लव यू। ज़ैम संगीन मुस्कुराहट से हुआ। आपिश ने सुना तो पल भर की खामोश हो गई। लगता है मोहब्बत ने तभी जवाब से महरूम हूँ अब तक। ज़ैम ज़हरीला हुआ। नहीं ज़ैम आप क्यों ऐसा सोचते हैं? तो जवाब दो मेरी मोहब्बत का इसी तरह जैसे मैं सवाल करता हूँ। ज़ैम ज़ोर आवर हुआ। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे ज़ैम, बहुत मोहब्बत। ये कहते शायद इसका दिल बेईमान सा और ज़बान ने साथ कम दिया, मगर कहते साथ ही फ़ोन बंद करते हुए इस हकीकत को जुटलाने लगी। मोहब्बत अगर यूँ होती तो नफ़रत है ऐसी मोहब्बत से। खुदा मौत गालिब करे सरों पर मोहब्बत का कहर कभी न टूटे किसी पर। कि तभी दरवाज़े पे दस्तक हुई और अपनी सोच में डूबी आपिश को होश आया। बेगम साहिबा ये ज़ाहिम साहिब ने कुछ सामान भेजा है। शेरदिल नज़रें झुकाए दरवाजे के पार खड़े बोला, खाला अम्मी, खाला अम्मी। आपिश ने आवाज़ लगाई, जी आपिश बेटी।
खाला मैं आपिश की आवाज़ पे दौड़ी चली आई, ये फ़ोन शेर दिल को दे दे और जो ड्रेस है इनके पास वो अच्छी से इस्त्री कर दें। आपिश कहती साथ ही बेड से उठी, तो आप क्यों उठ रही हैं? आप आराम करें, वैसे भी आज बहुत सर्दी है, कल रात की बर्फबारी ने काफ़ी मौसम ख़राब कर रखा है। खाला अम्मा की बात सुनकर आपिश एकदम रुकी। मौसम मेरी ज़िंदगी का भी सर्द है खाला, मुझे अब ये मौसम कुछ नहीं कहते। आपिश बेज़ार हुई, आप बस कपड़े इस्त्री करें, मुझे आज अच्छा सा खाना बनाना है ज़ाइम की पसंद का। वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा। आपिश कहते साथ ही फ़ौरन दुपट्टा संभाले बाहर को निकली, जबकि खाला अम्मा नासमझी से कपड़े थामे आगे को बढ़ी। रीस होटल से बाहर निकलकर कल वाली जगह पर खड़ा पहाड़ों के नज़ारों को देख रहा था। न जाने क्यों यहाँ आते एक अजीब सा एहसास होता है मुझे। कुछ एक तो ऐसा है यहाँ जो मेरे दिल को बेचैन किए देता है, मगर क्या ऐसा क्या है और क्या हो सकता है? तो यहाँ है आप और मैं आपको पूरे होटल में देख आया हूँ। दिशान अरीस को ढूंढते बाहर को निकला तो सामने देखते इसकी जानिब बढ़ा। तुम यहाँ क्यों? दिशान को पास देखते ही अरीस बोला, वैसे इतनी अच्छी जगह ढूंढ कैसे लेते हैं आप? मुझे क्यों नहीं मिलती ऐसी जगह? निशान मसरेपन से इर्द-गिर्द देखते बोला, यही तो फ़र्क है छोटे, तुम्हारी टाँग खाने पर टूटती और मेरी खोज पे। अरिस ने हँसते हुए निशान को झगड़ा। अब आप भी भाई, एक तो चुड़ैल संभलती नहीं, आप भी अब इसके साथ मिल गए हैं। निशान मुँह फुलाए बोला, अच्छा बस मुँह मत फुलाओ और ये बताओ दोपहर के खाने में क्या खाओगे? सोच रहा हूँ खाने के बाद हाइकिंग करने चलते हैं। हाइकिंग? सच में भाई? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। अरिस की बात सुनते ही निशान खुशी से बौखलाया। हाँ, सच में। जब तक रोड्स नहीं खुलती तब तक सोचा कुछ और मज़ा हो जाए। इस जगह को और खंगाल लिया जाए। तो ऐसा करो फ़ौरन अंदर जाओ, सबसे को तैयारी करें और दोपहर के खाने के बाद निकलते हैं फिर। ठीक है भाई, मैं अभी अनाया और पापा को बताता हूँ। ज़ीशान खुशी से झूमा। आप बहुत अच्छे हैं भाई, थैंक यू। ज़ीशान पर पुरजोश होते अरीस को गले लगाए चिपका। अच्छा बस अब जल्दी जाओ अंदर, शाम होते ही पहले निकलना है हमें। अरीस के गले अलग करने पर ज़ीशान फ़ौरन अंदर को भागा, जबकि अरीस पहाड़ी के नीचे मौजूद एक मकान को देखकर उलझन सा हुआ। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि गहरा ताल्लुक है इस जगह से, मगर नामुमकिन सी सोच है ये भी। चंद दिनों का मेहमान मैं यहाँ और ताल्लुक बरसों का सोच रहा हूँ। एरिस तुम पागल हो जाओगे किसी दिन। एरिस अपनी सोच को की नफ़ी करते हँसा। ये हवा और ये माहौल इतना ही सहरकुन है कि किसी को भी अपने बस में कर ले, और शायद मेरे साथ भी यही हो रहा है। भाई आ जाए ऊपर, पापा बुला रहे हैं आपको। खिड़की से आती अनाया की आवाज़ सुनकर एरिस सोचते-सोचते वापस उल्टे कदम में होटल की जाने पड़ा। काले रंग के चिमचिम करते तंग लिबास में मलबूस आपिश खुद को एक मूरत की तरह तैयार कर रही थी। आपिश बेटा ज़ाइम बाबू आ गए, अभी शेदिल आया था, बता रहा था कि आप इंतज़ार में हैं वो। खाला अम्मा ने अंदर आते का आगाह किया, कैसी लग रही हूँ मैं खाला? आपिश ने ज़ाइम का नाम सुना तो खड़ी होते ही इनकी जानिब बढ़ी। बहुत खूबसूरत, अल्लाह नज़र बद से बचा और हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची को। खाला अम्मी ने बलाई फेरी, आपको लगता है कि मैं खुश हूँ? आपिश सवाली हुई, जिस पर खाला अम्मा खुशी से सर झुकाए खड़ी रहीं। तो फिर ना करें ऐसी दुआएं जिसमें मेरी खुशी मांगी गई हो कुछ नहीं, क्योंकि अगर दुआ कबूल होगी आपकी तो शायद आपकी आपिश का एक सुर्ख के वो सुर्ख जोड़ा पहन सकती है, वो भी ना रहे। आपिश बेजां हुई, शीश ऐसी बातें नहीं करते आपिश बेटा, सर का साया इस दुनिया में माशरे में होना एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक जाइम बाबू को लंबी सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। खाला अम्मा आपिश के मुँह पर आहिस्तगी से हाथ धरे बोली, तो आप भी बस ऐसी दुआ ना किया करें खाला, मेरी खुशी की दुआ कभी ना किया करें। मेरी खुशी बहुत भारी पड़ेगी मुझे, आपिश टूटे दिल से बोली। बेगम साहिबा, शेरदिल की आवाज़ पे दस्तक सुनकर खाला अम्मा आगे को बढ़ी। क्या है, क्यों आया है यहाँ? साहब बाहर इंतज़ार में, जानती हूँ ना अम्मा इनको नफ़रत है इंतज़ार से। हाँ हाँ जानती हूँ, तो जाओ और कहें साहब जी को कि बेगम साहिबा बस आ ही रही हैं। खाला अम्मा कहती वापस आपिश की जानिब पलटी। एक लाश को जितना सजा सकती थी मैं सजा लिया, चलती हूँ खाला। मोल लगाने अपने हुस्न आपिश बेतासिर से आगे बढ़ी, जबकि खाला अम्मा इसे यूं ही जाता देखकर अश्क हुई। या अल्लाह बहुत तकलीफ में ये बच्ची, कोई तो सबब बना इसकी खुशी को मुयस्सर हो। कहाँ रह गई ये अरीस? मना भी किया था कि इसे कि अब ट्रिप्स ख़त्म करे, जितना घूमना फिरना था फिर लिया, अब ये हॉकिंग की क्या सूझी है इसे? समझ से बालातर है मेरे हाथ। तारिक साहब माथे पे हाथ जमाए को हुए, ज़रूर ज़ीशान तुमने ही इसे फ़ोर्स किया होगा। तारिक साहब जो बेड पे बैठे अनाया ज़ीशान की पैकिंग कुर्ती को देख रहे थे, ज़ीशान को ठीकी नज़रों से देखने लगे। चलो जी अब सारा मलबा मुझ पर। पापा मैंने भाई को कुछ नहीं कहा, वो तो खुद ही हाइकिंग के मूड में, बल्कि उन्होंने तो शायद कोई जगह भी देख रखी थी। ज़ीशान साहब को हुआ, बाबा झूठ बोल रहा है ये, भाई पे बाल डाल डाल रहा है अब ये बोल कर। अनाया ने अनाया ने ज़ीशान को दाँत दिखाए। अनाया, ज़ीशान ने तकिया अनाया को दे मारा। देखा पापा सच बोल रही हूँ तो कैसा रिएक्ट कर रहा है ये, इसी ने ही भाई को कहा था ना, माने या ना माने आप। अनाया ने ज़ीशान की जानिब से पड़ने वाले तकिए को खींच लिया और फ़ौरन मुँह चढ़ाए बोली, तुम चुप करो चुड़ैल, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। ज़ीशान अनाया के बालों को खींचते हुए बोला, आउच!
ईशान के बच्चे कितनी बार मना किया कि मेरे बाल मत खींचा करो, आने दो भाई को बताती हूँ उसे कि तुमने फिर से मेरे बाल खींचे हैं। अनाया दर्द से चिल्लाते बिखरे बालों को समेटे गजीली हुई। वैसे भाई रह कहाँ गया है, आवाज़ भी दी थी फिर भी। करता हूँ उसे फ़ोन और कहता हूँ कि इन जंगलियों को कहीं भी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरी है तो इनको जंगल में ही छोड़ाओ, क्योंकि उन्होंने बाज नहीं आना अपनी हरकतों से। तारिक साहब ने अनाया की बात सुनी तो फ़ोन न उठाए तंजिया अंदाज से गो हुए। तुम्हें कह रहे हैं पापा जंगली भूकर। अरे देखना तुम भी इन पहाड़ी बंदरों की तरह उछलोगी, वैसे भी इनकी कौम से ही तो हो तुम। वो तो खुश हो जाएंगे अपनी गुमशुदा भाई से मिलकर। अनाया निशान नोतंग करते हंसी। बाबा इसका मुंह बंद करवाएं वरना मैं इसको मारूंगा। निशान बढ़ा। मैं किसी का मुंह नहीं बंद नहीं करवा सकता, ना तुम्हारा ना इसका, मगर तुम्हारे भाई को जरूर कहूंगा कि अब से इनकी हर पिकनिक बंद। तारिक साहब की ज़ख्मी सुनकर दोनों के मुंह तर गए कि तभी अरीस अंदर की जाने पड़ा। क्या हुआ इन दोनों के मुंह क्यों उतरे हैं, क्या कोई बात हुई है। अरीस की नजर आते ही दोनों के चेहरे पर पड़ी जिस ओस पर जमी हुई थी। इनके दरमियान क्या हो सकता सवाई लड़ाई के, और क्यों हाइकिंग का प्लान कर रहे हो अरीस। बहुत हो गया ट्रिप अब, बस अब ख़त्म करो, वैसे भी ये दोनों एक साथ कहीं ले जाने के काबिल नहीं। तारिक साहब सख्त हुए। जी बाबा वही बताने को आया हूँ। अभी मैनेजर ने बताया कि रास्ते मुकम्मल साफ़ हो गए, अब इससे पहले भी फिर बर्फबारी शुरू हो हमें निकलना होगा, वो भी आज ही बिना वक्त ज़िया किया। शुक्र है ये सुनने को मिला। चलो शाबाश, जिस शौक से हाइकिंग की पैकिंग की तरह अब इसी शौक से वापसी की भी तैयारी करो। तारिक साहब अरीस की बात सुनी तो अनाया और ज़ीशान के जानिब मुस्कुराते देखा। भाई अनाया फ़ौरन अरीस की जानिब लपकी। खबरदार अरीस, अगर इनकी एक भी सुनी तो अब की बार नाराज़गी मेरी होगी, वो भी तुम्हारी जानिब। तारिक साहब ने अरीस को तंबिया किया और उठ खड़े हुए। जा रहा हूँ मैं अपना सामान पैक करने, और जब मैं आऊँगा तो इनका सामान पैक देखूँ। तारिक साहब के जाते दोनों वापस एरिस के जाने पड़े। भाई हैकिंग प्लीज़, आप पापा को कहे ना। अनाया मासूमियत से बोली। ओ मेरी प्यारी नन्ही बहन, तुम दोनों की शाम तो हर वक्त आती रहती है। एरिस ने दहशान का कान खींचा। क्यों, मेरी शामत भी लानी है, अब की बार रहने दो, अब अगली बार पक्का वादा हैकिंग ज़रूर करेंगे। एरिस ने अनाया का चेहरा थामते हुए कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कहें। अनाया मायूसी से अपना सामान उठाने लगी। चलो शाबाश, दोनों वापस अपना सामान समेटो ध्यान से, देखना कुछ रह ना जाए यहाँ। मैं भी अपना सामान पैक करता हूँ, बस कुछ ही देर में निकलना है तो जल्दी करो शाबाश। अरे दोनों को समझाते कमरे से बाहर निकला। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भुक्कर। हुई ना मनोज, तुम सारा प्लान खराब हो गया मेरा। अनाया ने तकिया के फिर से शान को दे मारा, जिसके बाद दोनों में जम स्वयं की शुरुआत हुई और पूरे कमरे में उधम सा मच गया। क्वार्टर के लॉन में खड़ा लकड़ी का एक ढांचा, जिसको खूबसूरत से कमकमों से बखूबी सजाया गया था। चारों तरफ लकड़ी के ढेरों को जलाकर मौसम की सख्ती को कम करने की कोशिश की गई थी। जाइम इसी ढांचे के अंदर रोमानी अंदाज से सजे एक खूबसूरत से टेबल पर बैठा मुसलसल हाथ में बंदी गाड़ी की भागती सुइयों को देख रहा था। शेर दिल। जी साहब जी, जी। शेरदिल भागता हुआ ज़ैन की जानिब बढ़ा। कहाँ है तुम्हारी बेगम साहिबा, आई क्यों नहीं है अभी तक। इसको तो मालूम तो है ना कि मैं आ चुका हूँ। ज़ैन के तेवर चढ़े। जी साहब जी, जी। मैंने इन्हें बता दिया, आप कहें तो फिर से। नहीं रहने दो, देखता हूँ कब तक इंतज़ार करवाती है मुझे। ज़ैन ने तल्ख मुस्कुराहट बिखरी कि तभी सुर्ख रंग की शॉल में लिपटी आपिश सर्द हवाओं को बर्दाश्त करते आहिस्तगी से ज़ैन की जानिब बढ़ी। शेरदिल ने आपिश को आते देखा तो वहाँ से चलता बना। अस्सलाम वालेकुम। आपिश काँपते हुए गो हुई। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन आपिश पर टिटकी बांधे इसकी जानिब बढ़ा। कहाँ रह गई थी जान, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा मैं। ज़ैन फर्द जज्बात से आपिश का हाथ थामे लब रखे इसके करीब होने को बढ़ा। वो बस मैं तैयार। आपिश ने झपकते फ़ौरन अपना हाथ खींचा और कुर्सी की जानिब बढ़ी। आपिश की हरकत ज़ैन को नागवार से लगी, मगर माहौल को देखते हुए अपनी कुर्सी पर जा बैठा। आपिश सामने सर झुकाए बैठी थी, जबकि ज़ैन थोड़ी पर हाथ टिकाए इसे मुसलसल मुँह होते देख रहा था। खाना खाना नहीं आया अभी तक। कहा भी था खाला अम्मा से कि फ़ौरन लगवा देना, मगर नहीं। आप रुके, मैं इनको कहती हूँ। आपिश ज़ाइम को नज़रों को छेड़ते खुद को बचाती उठी। बैठ जाओ, ज़ाइम मदम से हो। मगर ज़ाइम, कही हुई बात एक बार समझ में नहीं आती तुम्हें। ज़ाइम दबे से लब गड़गड़ाया, जबकि आपिश अब बिना कुछ कहे ज़ाइम को देखते हुए वापस अच्छे से शॉल लपेटे बैठ गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी, जबकि ज़ाइम मुसलसल आपिश को यूं ही घूर रहा था। ज़ाइम, आपिश जो पहले से बीमार थे अब शिद्दतें बर्दाश्त करते बोली। जी ज़ाइम की जान। ज़ाइम हुआ सजद सर्दी। आपिश का चेहरा जर्द हुआ। हैरत है, तुम्हारे साथ होते मुझे किसी भी किस्म का ख्याल या एहसास नहीं रहता, मगर तुम तो मेरे अलावा हर एहसास को महसूस करती हो। ज़ाइम का लहजा सख्त हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात को गलत। आपिश बामुश्किल बोल रही थी। क्यों। ज़ाइम एकदम धारते हुए मेज़ पर हाथ मारे चिल्लाया। क्यों ऐसा एहसास होता है मुझे आपिश कि तुम्हारी मोहब्बत की असल वजह सिर्फ मेरा खौफ है। तुम बस मेरे खौफ की वजह से मुझसे मोहब्बत होने का ड्रामा रचाती हो। ज़ाइम आहिस्तगी से खौनगावरी अंदाज से कदम बढ़ाते हुए आपिश की जानिब बढ़ने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ज़ाइम। आप इसने भौंकलाते नफ़ी में सर हिलाया। मैं सच में बहुत मोहब्बत करती हूँ
आपसे? आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं? आप इस ज़ाइम के बढ़ते कदमों को देखकर पीछे की जानिब हुई। झूठ, झूठ बोलती हो तुम, महज़ झूठ। ज़ाइम आपिश को झगड़े झूलता बोला, मेरी बात सुने ज़ाइम, मैं क्यों झूठ बोलूँगी आपसे? आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन जिससे मैं मोहब्बत करूँ? आपिश ज़ाइम का चेहरा पकड़े वजाहती हुई, तो इसका मतलब अगर कोई होता तो तुम इससे मोहब्बत करती? मुझे छोड़कर तुम इसकी परवाह करती? ज़ाइम थिका हुआ। ज़ाइम की बेतुकी बात सुनकर आबिद का पारा तो जैसे ऊपर को चला गया। ज़ाइम, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बीवी हूँ मैं आपकी, आपके निकाह में हूँ। किस तरह के खराफत आपके दिमाग में जगह लिए बैठे हैं? आप भी ज़ाइम को झटकाते थे, चिल्लाई, जिस पर ज़ाइम का एकदम मुड़कुड़ा सा गया। आपिश, ज़ाइम संगीन हुआ। क्या आपिश? बस हो गई आपिश की, ख़त्म हो गई आपिश। दीवानावार बालों में हाथ फेरते आपिश चीखी, 1 साल से मैं आपके पागलपन को बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या-क्या ना सुन लिया, क्या-क्या ना सह लिया। मगर अब बस, आपिश उँगली दिखाते तनपिया बोली, ज़हनी मरीज़ हैं आप बस, ज़हनी मरीज़ जो कब जानवर का रूप धार ले क्या ख़बर। एक मरीज़ के साथ ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ मैं, जिसका जब जी चाह मुझसे मोहब्बत कर ले, तो जब जी चाह मुझे अपने अताब का निशाना बना ले। आपिश चीखते हुए भड़ास निकाल रही थी, जबकि सामने खड़े ज़ैम की आँखों में खून और चेहरे पर वहशत उतरने लगी। अगर आपने खुद को नहीं बदलना तो बेहतर है मुझे छोड़ दें, आज़ाद कर दें मुझे इस वहशत और खौफ भरे रिश्ते से, क्योंकि मैं एक ज़हनी मरीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी मज़ीद। आपिश के चिल्लाने पे खालामा और शेरदिल दोनों अब वहाँ गए थे, जो आपिश को यूँ मारे हैरत देख रहे थे। जबकि अब ज़ाइम आपिश की बातें सुनने के बाद इसे गाँठ खाने की नज़रों से घूरते हुए इसकी जानिब बढ़ा। मरीज़? ज़हनी मरीज़ मतलब मैं ठीक था, मेरा शक, मेरी सोच ठीक थी। तुम्हारे नज़दीक मैं पागल हूँ जिससे तुम छुटकारा पाना चाहती हो। ज़ाइम गले पे बंधी टाई को खंगाले इसकी जानिब बेदखली बढ़ा। आपिश ने ज़ाइम के तेवर देखे तो नासमझी और गुस्से से बोले जाने अल्फाज़ों को सोचते सर पकड़े पीछे को हटी। छुटकारा पाना चाहती हो मुझसे? मुझसे? ज़ाइम चुखताई से ज़ाइम फिर हँसा, जिसका कहकमा अनकरीब गूँजने लगा। नहीं आपिश, खौफ़ज़दा पीछे को हुई, सोचा भी कैसे? कैसे सोच सकती हो तुम कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, तुम खुद से अलग होने दूँगा? नहीं, ज़ाइम एकदम आपिश पे झपटा और उसे बाजू से जकड़े खुद को करीब करता चला आया। मार दूँगा तुम्हें मगर छोड़ूँगा नहीं, क्योंकि आपिश सिर्फ़ ज़ाइम की है, सिर्फ़ ज़ाइम की। ज़ाइम आपिश के चेहरे पे झुकते इसके सर सुर्ख़ पड़ते गालों पर अपने सख्त गरम लफ्ज़ रट-रट के बोला, आई एम सॉरी आपिश। ज़ाइम के चेहरे साया काँपी। नहीं मेरी जान, तुम्हारी हर बात सच है। ज़ाइम आपिश के चेहरे पर अभी भी झुका इसे अपने लफ्ज़ का एहसास दिला रहा था। जबकि इर्द-गिर्द देखती आपिश की नज़रें इस मंज़र से शर्मिंदा सी हुईं। अब बताता हूँ अपनी जान को कितना ज़हनी मरीज़ हूँ मैं और किस हद तक तुम्हें मज़े अताब का निशाना बना सकता हूँ। ज़ाइम आपिश को खुद से दूर करते मगर गो हुआ जो फटी आँखों से देख रही थी। शेरदिल ज़ाइम चेहरे पर शैतानियत लिए जगह झंगारा। जी साहब जी। शेरदिल फ़ौरन भागा, रस्सी लाओ। तुम्हारी बेगम साहिबा को आज मैं मरीज़ बनाकर दिखाऊँगा। एक मुकम्मल ज़हनी मरीज़ पूरी रात जब बर्फ़ में बंद करके गुज़ारेगी तभी समझ में आएगा इसे कि पागलपन किसे कहते हैं। ज़ाहिर मुतैर मुस्कुराया, जबकि आपे सुनते ही साथ ही खालाम्मा की जानिब बढ़ी। खालाम्मा प्लीज़ मुझे बचा लें, मुझे बचा लें प्लीज़, मैं मर जाऊँगी प्लीज़, आप कहें ना ज़ाइम से। आपिश खालाम्मा के हाथों को थामे इल्तिजाई हुई बोली, मैं क्या कर सकती हूँ आपिश बेटा, हम तो बस नौकर हैं, हुक्म के ग़ुलाम हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। खालाम्मा आपिश के सामने हाथ जोड़ने रोने लगी। कोई है जो मुझे इस जल्लाद से बचा सके, कोई ऐसा इंसान जो हो ग़ुलाम ना हो, कोई तो। आपी सबकी जानिब देखते चिंगारी, जिसकी आवाज़ पूरी आबादी में गूंजी। जबकि सामने खड़ा ज़ाइम जेब से सिगरेट निकाले होठ में दबाए जलाए सुलगलाने लगा। आपिश ने शेरदिल को आते देखा तो बेबसी से बर्फ़ पे गिरते बैठी। सब बेहिस है, सब बेहिस है। आपिश की आंखों से आंसू टूटा। तुम देख रहे हो ना, देख रहे हैं ना कि नहीं, और कितना इम्तना कितना। आपिश आसमान की तरफ जानिब देखते हुए बर्फ़ पे हाथ मारे आस लगाए रोई। साहब जी रस्सी। शेरदिल ने रस्सी ज़ाइम को थमाई। खुद आओगी जान कि मैं अपनी बाहों में उठाऊँ आपको। अज़ाइम है हेबत अंगेज़ हुआ, जिस पर आपिस सकते बनी वहीं बर्फ़ पे बैठी रही। खाला अम्मा, आपकी बेटी को लगता है मेरी आवाज़ नहीं आई। ज़रा देखिए बैठे-बैठे खौफ से मर तो नहीं गई। ज़ाइम के हुक्म पर खाला अम्मा आपिश की जानिब बढ़ी। आपिश, हाथ मत लगाएँ मुझे, ज़िंदा हूँ मैं। आपिश हाथ को झटकते हुए ज़रा उठी, जिस पर खाला अम्मा पीछे को हुईं। दुआ करें खाला खाला साँस निकले और इस बेजान वजूद से जिसमें मौत से ज़्यादा अज़ियत है। और फिर कहते हुए सीधा ज़ाइम के रूबरू जा खड़ी हुई। ले गई हूँ मैं, ले आ गई हूँ मैं, हाथ बांधे हाथ, जगड़े पाँव, तैयार हूँ मैं। आपे जिसकी आंखों में अब बेखौफी और बगावत थी, दोनों हाथों को ज़ाइम की जानिब बढ़ाया। मुझे खौफ चाहिए इन आँखों में, कहाँ है वो खौफ? ज़ाइम रस्सी खींचे आपिश के रूबरू हुआ। हैरत है ज़ाइम, खुद ही अपनी बातों में उलझे हुए हैं।
आपिस तंजिया मुस्कुराया जबकि ज़ाइम इसकी हंसी को बेगानी से देखने लगा। पहले कंफर्म करो तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए कि खौफ? बकवास बंद करो, बताता हूँ तुम्हें मैं मुझे क्या चाहिए। ज़ाइम आपिश की बाजू को खींचते एक लाउंज में ले गया, एक दरख्त की जानिब बढ़ा। आपिश बिना किसी मजम्मत के गिरते नरम टेले की माने इसके पीछे चलती रही। ज़ाइम ने झटके से आपिश को दरख्त से लगा दिया जबकि वो खामोशी से खड़ी बस आसमान की जानिब देख रही थी। चंद सेकंड में ज़ाइम ने आपिश को रस्सियों से जकड़े दरख्त से बांध दिया जबकि खुद वापस सिगरेट जलाए सुलगने लगा। पहला धुआं निकाले आपिश के चेहरे पर दे फूका। कैसा लग रहा है मेरी जान को? ज़ाइम आपिश के होठ पर अपनी उंगलियां फेर बोला, जिस पर आपिश ने फौरन अपनी गर्दन को झटक दिया। नफरत है तुमसे ज़ाइम, बहुत नफरत। आपिश हकारत से बोली, किस कदर पागल थी मैं जो तुम जैसे नामवर से डरती रही। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे इस खौफ से निजात दिलाया। आपिश पर सुकूनियत से मुस्कुराई। कहते हैं जब इंसान डरता है तो ऐसा ही बोलता है। खैर मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ज़ाइम आपिश के चेहरे को छूते हुए पीछे को हटा। जिंदा रही सुबह तक तो सुबह का नाश्ता अपनी जान के साथ। ज़ाइम सिगरेट आपिश के चेहरों पर फेंकते हुए हंसते वहां से चलता बना। खालाम्मा जो एक कदम आपिश को देखते इसकी जाने बढ़ी थी। ज़ाइम की आवाज़ सुनते हुए वापस पलटे, उल्टे पाँव की जाने बढ़ी जबकि आपिश अब दरख्त से बंधी अब आसमान की जानिब देख रही थी। अरिस बेटा तेरा सामान रख दिया गाड़ी में? कुछ रह तो नहीं गया? तारिक साहब गाड़ी की जाने पड़े जबकि अरिस खूब फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। तारिक साहब को आता देखकर की जानी पड़ा। जी बाबा सारा सामान रख दिया, सब देख भी लिया है। अच्छा तो हो गई मैनेजर से बात? बता देना था इसे कि इसकी ऐशी भी ख़त्म। अब ज़रा काम को समेटे हमारे आने से पहले। जी जी कह दिया, आपके मिजाज को अच्छे से जानता हूँ बाबा, तभी तो इसे आगाह कर दिया है कि आ रहे हैं। और इसने तारिक साहब की बात सुनी तो मुस्कुराते बोला, कहाँ है तुम्हारे चुन्नू मुन्नू? कहाँ? क्या अभी तक मुंह फुलाए बैठे हैं वो? नहीं वो। अरे जो हंसते हुए गो हुआ दोनों को मुंह आते देखकर चुप हो गया। आ गए मेरे चुन्नू मुन्नू। अच्छा सुनो बाबा, कुछ भी कहें तो बुरा ना मानना, जानते हो ना वो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अरिस फौरन उनकी जानिब लपका और मोहब्बत से समझाया, जी भाई हम कुछ नहीं कहेंगे और ना ही बुरा मानेंगे। अनाया के बोलने के बाद ईशान भी गो हुआ। मेरे प्यारे अच्छे कार्टून। अरिस ने दोनों को खुद से लगाया, प्यार किया। चलो अब देखो रात भी हो गई, मौसम भी खराब हो रहा है, चलो बैठो गाड़ी में। अरिस ने कहा और गाड़ी स्ट्रिंग का संभाला और खुद दोनों के बैठने पर गाड़ी चला दी। रात की सर्दी बढ़ती जाती जबकि अब धुंध का कहर अभी अपनी चादर ओढ़ने लगा था। लकड़ियों की चलती आंख राख में बदल रही थी जिसकी वजह से अंधेरे में होने वाला उजाला अब मध्यम सा हुआ। दरख्त से बंधी आपिश के लब अब मुसलसल लड़खड़ा रहे थे। आंखें मूंदे सर दरख्त से टिकाए इसका वजह मुसलसल कांप रहा था जबकि धुंध की नमी से इसके नीले पड़ते चेहरे पर अपनी नमी छोड़ रही थी। रस्सी की सख्ती और बदन का पड़ता ठंडा खून अब वो बेजान सी हुई। या अल्लाह क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इस कदर गुनाहगार हूँ कि मुझ पर रहम नहीं आ रहा? आप इसकी आंख से नरम आंसू इसकी ठंडी गाल पर बिखरा तो एक भाप सी नमदार हुई। मैंने सुना है कि तू मजलूम का साथी और जालिम का दुश्मन है, तो फिर क्यों मेरी मदद नहीं कर रहा? क्यों मेरी जान इस वजह से नहीं निकाल रहा? भेज मुल्क अलमूद को बुला ले अपने दर पर। आपिश कांपती हुई वह मुश्किल में आसमान को देखने लगी जिस पर अब नन्ही रुई मानद बर्फ गिरने लगी थी। थक गई है ये बंदी, तेरी बंदी थक गई है। बस हो गई मेरी जिंदगी से, बहुत अजियत है इसमें, बहुत तकलीफ है इसमें। नहीं सहमी जा रही मुझसे मेरे मौला, नहीं सहमी जा रही। आपिश का जब टूटा तो सर गिरा, वो जोर जोर से रोने लगी। जहाँ इसकी आवाज़ तो वहाँ छुपी कई मखलूक तो सुन रही थी मगर जिस शर्फ को सुनना चाहिए था वो बेधड़क अपने गर्म बिस्तर पर नींद के मजे लूट रहा था कि तभी क्वार्टर से निकलती एक रोशनी को अपनी जानिब आते आपिश ने महसूस किया। तरह हस्ती से उठाए जिसने इसने सामने से आती खाला अम्मा को देखा जो हाथ में लाइटरिन पकड़े इसकी जानिब तेज गाम थी। खाला आप अपने सामने। खाला अम्मा को खड़ा पाकर आपिश जेरे लब भाप हुई। शीश आहिस्ता आपेश कुछ मत बोलना अभी। खाला अम्मा ने फ़ौरन लैट्रिन नीचे रखी और दबक आवाज़ से आपेश की बंधी रस्सियाँ खोलने लगी। शेरदिल सो रहा है और साहब की अभी आँख लगी है। बस चुप रहना अभी मेरी बच्ची, बस कुछ देर की अजय तो फिर मैं आज़ाद कर दूँगी आपको यहाँ से। ये क्या कर रही हैं खाला? आपिश तज़ब्बुत हुई। जो भी कर रही हूँ ठीक ही कर रही हूँ। खाला अम्मा ने रस्सी खोलते कहा, वो मार देगा आपको। क्यों अपनी जान की दुश्मन बन रही हैं खाला? आपिश बेचैनी से गोई। मेरी बच्ची। खाला अम्मा ने रस्सी खोली तो गिरती हुई आपिश को फ़ौरन अपने सीने से लगाया। मत करें ऐसे, हपान दें मुझे वापस। क्यों मेरी वजह से आप मौत के मुंह में डाल रही हैं खाला? आपिश ने अपने एक अकड़े वजूद को बामुश्किल सीधा किया तो खाला अम्मा के चेहरे को छूते कहा, नहीं मैंने बांधने को खोला नहीं था आपिश बेटी। मुझे कोई फ़िक्र नहीं है कि साहब जो भी करे मेरे साथ, मुझे फ़िक्र है तो बस आपकी, जिसकी पूरी ज़िंदगी अपने सामने पड़ी और मैं नहीं चाहती आप इस ज़ालिम इंसान के साथ मज़ीद ज़िंदगी तबाह करें। खाला अम्मा ने चंद पैसे और ज़ेवरात की गठरी फ़ौरन आपिश के हाथों में थमाई। खाला आपिश बेयकीनी से खाला अम्मा को देखने लगी। भाग जाओ आपिश, भाग जाओ, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। ऐसी जगह भाग जाओ जहाँ इस जल्लाद सख्त इंसान का नाम भी तुम्हारे साथ ना भटके। खाला अम्मा ने आपिश के सर पर बूसा दिया और उसे खुद से लगाए रोने लगी। क्यों ये सब क्यों? आप क्यों मेरी वजह से?
आपिश इनको खुद से अलग करके इस्तीफ़ाई में हुई। आपिश बेटा ये मैं आपके लिए नहीं बल्कि खुद की दिली सुकून के लिए कर रही हूँ। न जाने कब से मुझे बेसुकून किए रखा है, न जाने कब से इस अज़ियत से रोज़ जीती हूँ, रोज़ मरती हूँ। खाला अम्मा रोहन सी हुई, जबकि आपिश नासमझी से खाला अम्मा को देखने लगी। मेरी भी एक बेटी थी, बहुत ही प्यारी, बिल्कुल आपकी जैसी। खाला अम्मा रोते आपिश के चेहरे को छूने लगी, जिसको बहुत चाव से मैंने अपनी दुल्हन बनाया था अपने हाथों से, मगर क्या मालूम कि दुल्हन नहीं बल्कि इसकी मैया सजा रही हूँ। खालाम्मा क्या मतलब क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप इस एस्तराबी हुई या मार दिया सालिम ने इसे, शादी की रात ही से मार दिया। लोहे के राडों से नशे में धुत होकर मेरी बेटी को मार डाला, खो दिया इसे मैंने, अपनी अकेली बेटी को खो दिया मैंने। मेरी वजह से मरी है वो, मेरी वजह से। ना मैं इसकी शादी करती, ना वो मरती। खाला अम्मा खुद को पीटने लगी। खाला, खाला नहीं, आप इसने ने खुद से लगाया। आज मुझे वही रात याद आई है, वही बेबसी नज़र आई आपके चेहरे पर अपनी बेटी की, वही सूरत मेरी आँखों से गिर्द घूमी। तभी सोच लिया मैंने कि इसे ना बचा सके तो तुम्हें मरने नहीं दूँगी। हाँ, नहीं मरने दूँगी, भाग जाओ यहाँ से और कभी ना लौटो यहाँ वापस। खालाम्मा ने वह सामान वापस आपिश को थमाया, उसका हाथ थामे इसे तेजी से दरवाजे की जानिब लेकर चलने लगी। आपिश दरवाजे पर पहुंची तो बिना कुछ कहे खालाम्मा के गले लग गई। अपना ध्यान रखना खाला, मैं आपको किसी भी तरह करके राब्ता ज़रूर करूँगी, आप बस अपना ख्याल ध्यान रखना। हाँ रखूँगी, अब जाओ जाओ जल्दी से, क्योंकि मुझे लगता है साहब आपको ज़रूर देखने ज़रूर आएंगे, तो वक्त नहीं है अब ज़्यादा, जल्दी जाओ यहाँ से। खालाम्मा इस्तीगी से दरवाज़ा खोला तो आपिश एक नज़र इनको देखते बाहर को निकली। जाती हूँ खाला, दुआ करना मेरे लिए कि आगे जो भी हो मेरे हक में अच्छा हो। आप अलविदाई नज़रों से देखती हुई बोली, मेरी दुआएं आपके साथ है बेटा। बस जाओ अब, मैं भी जाती हूँ अंदर, ये ना हो कहीं साहब को शक हो जाए। खाला अम्मा को जाते देखा आपिश सब सामने मौजूद घने जंगल को देखने लगी। वहाँ से निकल आई हूँ, अब इस जंगल से कैसे बचूंगी? आपिश ने दिल ही दिल में सोचा, अगर इस ज़ात ने मुझे वहाँ से निकाला है तो वही ज़ात मुझे इस जंगल से भी निकालेगी, क्योंकि इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं। जब वो सोच चुका है तो इन जानवरों से कैसा खौफ। आपिश ने हाथ में पकड़ी घंटी ड्रामे और लंबा सांस भरते बर्फबारी में आगे की जानिब बढ़ी। एक अंधेरी जगह जहाँ एक छोटा सा बच्चा दीवार के साथ लगा मुसलसल सर घंटों पर टिकाए रो रहा था। क्या खराफात है ये, क्यों हर वक्त रोता है ये मनूस? तुम चुप क्यों नहीं करवाते इसे? एक औरत की आवाज़ चारों तरफ इतराफ गूंजी। न जाने अपने माँ बाप के साथ ये क्यों नहीं मर गया, खुद तो वो लोग मर गए, इस अदाब को हमारे सर पर छोड़ गए। मर्दानी आवाज़ ने भी इसका ताकुब किया कि तभी वो एक बच्चा प्लेट में चावल खा रहा था कि उठते ही प्लेट हाथ से छूटी और कुर्सियों में बिखर गई। अबे इस कमबख्त ने मेरी प्लेट तोड़ दी है, सुन रही हो अब्बास, तेरे इस भतीजे ने मेरी प्लेट तोड़ दी है। वो औरत इस बच्चे के बाजू को झंझोड़ने लगी। भाई तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो इसके साथ, मगर देख लेना बस ये मरे ना। अब्बास शर्ट के बटन बंद किए लाइबा से बोला, अच्छा तो बस जो मर्जी करूँ मैं, ठीक है फिर अब खबरदार तुम नहीं बोलोगे। लाइबा ने इस बच्चे के बाजू को पकड़ा और किसी दूसरे कमरे में ले गई। कुछ ही देर में बच्चे की चीखों के साथ बिल्टों की आवाज़ें भी गूंजने लगी। मत मारो मुझे, माफ़ कर दो मुझे, मत मारो। जायम एकदम चीखता अपने बेड पर उठ बैठा। चेहरे पर खौफ के तासुरात और आवाज़ की गूंज से एकदम झंझोड़ दिया। सख्त सर्दी के बावजूद उसके चेहरे पर पसीने के कतरे झलक रहे थे कि तभी अपने गिर्द गिर्द देखते वो फौरन खुद को संभालने लगा। ख्वाब था जायम, वो बस ख्वाब था और कुछ नहीं। जायम चेहरे के पसीने को साफ करता हुआ खुद कलाम हुआ। घड़ी की जानिब देखा तो रात के 2 बज रहे थे। फिर पास पड़े पानी के गिलास को फ़ौरन थामे एक घूँट में गटक लिया। न जाने ये सब कब मेरा पीछा छोड़ दें। अपने बालों को जकड़े गिलास ज़मीन पर पोंछ के वो चीखा। गिलास के टूटने और जायम की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शेरदिल फ़ौरन कमरे की जानिब बढ़ा। साहब जी क्या हुआ, सब खैरियत है? शेरदिल की आवाज़ सुनकर जायम ने फ़ौरन खुद को सँभाला। हाँ सब ठीक है सब, मगर तुम इस वक्त यहाँ कैसे? साहब जी पानी पीने को आया था, आपकी आवाज़ सुनी तो फ़ौरन इस जानिब लपका। शेरदिल दरवाजे के बाहर खड़ा बोला, अच्छा ठीक है। ज़ाइम वापस तकिए पर सर गिराए बोला कि तभी इसके दिमाग में अपश की झलक आई। शेरदिल ज़ाइम एक बार फिर उठा, मगर अब की बार वो कमरे से बाहर को बढ़ा। जी साहब जी, आपिश को देखा तुमने? और बाहर का मौसम वो कैसा है? जी नहीं साहब जी, मैं तो अभी उठा था, आप कहें तो मैं देख कर आता हूँ। मौसम भी और बेगम साहिबा को भी। शेरदिल मुत्तहिर हुआ, नहीं मैं खुद देखता हूँ, आओ मेरे साथ। ज़ाइम को आगे को बढ़ा तो शेरदिल भी इसके साथ पीछे चल दिया। आपिस डिज़ाइन के पिंजरे से निकलने में कामयाब हो गई थी, मगर अब घने अंधेरे जंगल से बचती बचाती गुजर रही थी। या अल्लाह, जिस तरह तूने अब तक मेरी मदद की है, बस इसी तरह आगे मेरी रहनुमाई करते करते रहना। बस अब बिना किसी मुश्किल के यहाँ से निकल जाऊँ मैं अब। तभी आगे कदम बढ़ाती अपने ध्यान में मस्त आपिश का सामने अपने सामने खड़े जंगली कुत्तों के खौल से हुआ, जो किसी जानवर को चीर-फाड़ करने के बाद इसे नोच रहे थे। आपिश ने इनको देखा तो ये एकदम ठटकी। सामने खड़े कुत्तों के खौल ने आपिश को देखा, वो भी इसको देखते इसकी जानिब मुड़े। आपिश की नज़रें सामने
खड़े जंगली कुत्तों के नुकीले दांतों पर गई थी। या अल्लाह, अब क्या होगा? इनके दांतों की खुराक नहीं बनना चाहती मैं। कुछ तो वसीला बना, कोई तो मदद। आपिश 2 कदम पीछे हुई कि तभी एक कुत्ते के भौंकने पर सारे कुत्ते आपिश की जाने पड़े। कुत्तों के खौल को खुद की जाने पड़ता देख आपिश ने भागना शुरू कर दिया। बर्फ की फिसलन, मौसम की सख्ती और फिर जिस्म पे कई जख्मों पे मौजूद बुखार का जोर, इनसे वो जनपती मुसलसल बिना रोके भाग रही थी, जबकि पीछे मौजूद 10-12 कुत्तों का खौल भी इसकी जानिब बढ़ रहा था कि भागते-भागते एक दरख्त की जड़ से टकराए और फिर बर्फ पर बल खाती नीचे उलटबाजियां खाते तो वो गिरने लगी। कुत्ते अब तक आपिश का पीछा कर रहे थे, मगर वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। अब भला आखिर वो बर्फ से फिसलते उठी, मगर हाथ में पकड़ी गठरी अब कहीं ऊपर ही गिर चुकी थी। इसको देखते हुए इसने अपनी जानिब आते कुत्तों को देखा कि गठरी गठरी को वहीं छोड़े आपिश फिर से भागना शुरू कर दिया। थकन से चूरो बुखार की शिद्दत से वो मुश्किल चकराते भाग रही थी और फिर अपने करीब आते कुत्तों को देखकर वो हिम्मत से हार गई, मगर ना जाने कब भागते भागते वो सड़क पर आ गए और उसे खुद खबर ना हुई। भाई कब तक पहुँचेंगे हम? ऐसे बैठे-बैठे मैं थक गया हूँ। ज़ीशान बेज़ारी से बोला। हाँ, हाँ, तौबा है भुक्कर, अभी होटल से निकले 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए और तुम्हें थकन भी सही शुरू हो गई। अनाया जो मोबाइल में किसी गेम में मसरूफ़ थी, ज़ीशान को देखकर हँसने लगी। सोच ही रहा हूँ कि अब तक ये दोनों शुरू क्यों ना हुए। मेरा सोचते थे कि दोनों ने आगाज़ कर दिया। तारिक साहब ने दोनों को घूरा। बाबा, मैंने तो इसे कुछ कहा ही नहीं, इसने ही शुरू किया है। और चुड़ैल, तुम्हें क्या मसला है? अपने काम से काम नहीं रख सकती हो तुम क्या? ज़ीशान ने अनाया के मोबाइल पर हाथ देते कहा, जिस पर इसका मोबाइल इसके हाथ से छूटा। ज़ीशान के बच्चे, अनाया गुस्से से कर्राई। बस करो अनाया, ज़ीशान, जानते भी हो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी लड़ रहे हो। रास्ते देखे हैं, सफ़र का आगाज़ अभी। सुकून से बैठो दोनों। अरीस ने दोनों को पीछे मुँह करके देखते कहा। जबकि तारिक साहब की तवज्जो अभी भी इन्हीं की जानिब हुई थी। भाई सामने देखिए कि तभी अनाया चिल्ला उठी। अरीस ने अनाया के चिल्लाने पे सामने देखा तो सामने से गुजरती लड़की से गाड़ी जा टकराई, जिस पर थोड़ा दूर होकर नीचे को जा गिरी। फासला कम और स्पीड ज़्यादा होने पर वक्त से ब्रेक ना लग सकी, जबकि अब सब यही होश उड़ाए सामने गिरी बेसोध पर पड़ी लड़की को देखने लगे कि तभी कुत्तों का वही कोल फौरन भागता उसकी जाने बढ़ा, जिस पर तारिक साहब और अरीस परेशान समेत सब फौरन ही बाहर की तरफ जाने भागे। कुत्तों के गौर को बेहोश हुई पड़ी लड़की से दूर करने लगे। तेज रफ्तारी और होशमंदी से कुत्तों को तो भगा दिया, मगर अब सामने खून से भरी बेसुध पड़ी लड़की को देखकर तीनों ही परेशान एक दूसरे को देखने लगे। काली शॉल लिपटे हाथ में लालटेन थामे जाइम शेरदिल के साथ बाहर को निकला तो पहले पैर हर जानिब अंधेरा खड़ा पाया, जबकि आसमान से नन्ही नन्ही रुई मानन बर्फ को गिरते महसूस की। ये अंधेरा क्यों है इतना? रोशनी क्यों नहीं है? और बर्फबारी ये कब शुरू हुई? जाइम हाथ आगे बढ़ाए रुई मानन बर्फ को छूते बोला, मालूम नहीं साहब जी कि बर्फबारी कब शुरू हुई। मौसम तो रात से ही खराब था और लगता है जलाई हुई लकड़ियाँ की राख बन गई और जो बची थी वो इस बर्फबारी की नज़र हो गई हैं। शेरदिल ने पास पड़ी लकड़ियों की राख को देखते हुए कहा, तो पहले क्यों नहीं सोचा इस बारे में? जानते भी हो आपिश को कितना डर लगता है अंधेरे से। और बर्फबारी से तो इसकी तबीयत पहले से ही बहुत ख़राब है। न जाने क्या हाल होगा मेरी जान का। जाइम फ़िक्रमंदी तासुरात लिए हुआ, पकड़ो ये लाइटिन और जल्दी चलो मेरे पीछे। जाइम लाइटिन शेरदिल को थमाया, फ़ौरन इसकी जगह जाने भागा जहाँ इसने आपिश को बांधा था, मगर वहाँ पहुँचा तो सिर्फ खुली हुई रस्सियों के अलावा कुछ न पाया, जो इसी दरख्त के इर्द-गिर्द खुली ज़मीन पर गिरी थी जहाँ आपिश को बांधा था। ये रस्सी ये किसने खोली? और आपिश वो कहाँ है? जाइम जो हवास पख्ती से फौरन दरख्त की जानिब लपका और बर्फ पर पड़ी रस्सियों को उठाए मारे हैरत इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगा। शेरदिल भी वही शशद खड़ा मामले को देखकर परेशान हुआ। कहाँ आ गई हैं आपिश? और किसकी हिम्मत हुई इसे मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से खोलने की? जाइम रस्सी को खोलकर शेरदिल पे फेंकते चिल्लाया, नहीं साहब जी, मुझे नहीं पता किसने खोली और क्यों खोली है। मैं तो खुद आपके साथ अभी आया हूँ यहाँ साहब जी। मुझे नहीं पता कि बेगम साहबा कहाँ है। शेरदिल जाइम की शक व शकीबत को देखते सफाई देने लगा, तो फिर कौन? किसकी कितनी ज़रूरत है कि मेरी हुक्म मेरी इजाज़त के बिना मेरी आपिश को यहाँ से खोले? जाओ अंदर और देखो कहाँ छुपी बैठी है तुम्हारी बेगम साहिबा। जाइम गुस्से से बढ़ा, जबकि शेरदिल जाइम की संगीनी को महसूस करते हुए फौर अंदर की जानिब लपका। बहुत गलत किया तुमने आपिश, जानती भी हो मुझे, फिर भी मेरे गुस्से को मज़ीद हवा दे रही हो तुम। अब देखो क्या हाल करता हूँ तुम्हारा मैं। जाइम रस्सियों को मोड़े दबी आवाज़ से हुआ कि तभी सांस फुलाए शेरदिल वापस इसकी जानिब लपका, जिसको आता देखकर जाइम इसकी जानिब हुआ। कहाँ है आपिश? बताया नहीं इसे तुमने? एज़ाइम का कहर टूटने वाला है इस पर। अब तक तुम इसे रहम मांगते हुए बाहर की जानिब भाग आना चाहिए था, तो किधर रह गई वो? जाइम सख्त हुआ। शेरदिल के चेहरे की हवाइयाँ मुकम्मल उड़ी हुई थी, जबकि वो मारे परेशानी से सर झुकाए खड़ा था। साहब जी वो तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं शेरदिल, जल्दी जवाब दो, नहीं तो जो कहर आपिश पर टूटना है ये राह तुम पर बरस जाए। जाइम आतिशी हुआ। नहीं साहब जी नहीं,
मुझे कुछ मत कहें साहब जी, मुझे कुछ ना कहें। शेरदिल फ़ौरन ज़ैम के पैरों पर जा गिरा। अच्छा तू बता कहाँ है बेगम साहिबा और किस कमरे में? वो नहीं है अंदर साहब जी, वो कहीं नहीं है। मैंने हर कमरा, हर कोना छान मारा मगर वो किसी कमरा, किसी जगह ना मिली मुझे। शेरदिल की आवाज़ ने ज़ैम को चिन्हा दिया। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो कहीं नहीं है? ऐसे कैसे वो कहीं जा सकती है? ज़ैम चौंका। मालूम नहीं साहब जी, आप इन्हें यहीं बाँधा था और वो यहीं थी आखिर तक, मगर वो इधर है ना अंदर है। शेरदिल के खौफ के मारे बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अंदर ना हो? तुमने सही से देखा नहीं होगा शेरदिल, मैं देखता हूँ उसे, हो सकता है कि अंदर छुपी हुई हो। जा भी कहाँ जा सकती है वो? मेरे अलावा इसका है कौन? ज़ाइम पर एतमादी से अंदर की जाने बढ़ा, जबकि शेरदिल वहीं खड़ा माहौल की सगनी को देख कर परेशान हुआ। न जाने कहाँ चली गई बेगम साहिबा। अब पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। जो अपनी जोड़ों को न बख्शता हो वो हमें कहाँ छोड़ेगा। अरीस ने आपिश को अपनी गाड़ी में लिए सीधा इस अस्पताल का किया। पापा आप ज़ीशान और नायक के साथ यहीं गाड़ी में रहे, मैं लेकर जाता हूँ इन्हें अंदर। अरीस ने कहते हुए साथ ही पिछली नस पे मदहोश पड़ी आपिश को अपनी बाहों में उठाया, जो अनाया की गोद में सर रखे लेटी थी। नहीं अरीस, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे डर है कि कहीं कोई मसला ही ना बन जाए। मेरा तुम्हारा साथ होना लाजिम है। तारिक साहब गाड़ी से निकलते अरीस की जाने बढ़े। ठीक है पापा, आप चले मेरे साथ। अनाया और ज़ीशान आप दोनों गाड़ी में रहो, हम बस आते हैं अभी। अरिस ने दोनों को कहा, फिर वार्ड बॉय को इशारा किया, जो स्ट्रेचर लिए भागता हुआ अरिस की जाने पड़ा। अरिस ने आपिश को लिटाया, फिर आपिश को अंदर की जानिब ले गया। तारिक साहब और अरिस दोनों ही वार्ड के बाहर ही खड़े परेशान थे। अब क्या होगा पापा? ये तो साफ साफ पुलिस केस बन जाएगा। मुझे ध्यान देना चाहिए था। सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। अरीस उंगलाया। नहीं अरीस, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। तारिक साहब हौसला गो हुए। मगर क्यों पापा? हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है इनका, न जाने इनकी फैमिली क्या रिएक्ट करेगी। और ये डॉक्टर, वो भी तो पुलिस को बुला सकते ना। अरीस से मबम हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह इसके चेहरे में पहले से मौजूद है। ये लगता है कहीं से भाग रही थी। और फिर वो कुत्तों का कौल। तारिक साहब की बात सुनकर अरीस चौंका कि तभी डॉक्टर जो इस वार्ड से बाहर निकली थी सीधा इनकी जानी पड़ी। ये आपकी कौन लगती है? हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हम जानते हैं इन्हें। अरिस फ़ौरन गो हुआ। तो फिर आपको ये कहाँ से मिली, वो भी इस हालत में? डॉक्टर तफसीती हुई। दरअसल हमारा ताल्लुक लाहौर से, हम बस यहाँ सैर तफरीह के लिए आए थे, वापसी ही थी कि रास्ते में ये हमें मिली, जहाँ कुत्तों का गौल इनके पीछे था, और फिर बस हम इन्हें यहाँ ले आए। तारिक साहब ने अरिस के कंधे पे हाथ रखते इशारा दिया और बोले, ठीक है, इनके सर पर गहरी चोट थी, मगर शुक्र है खून ज़्यादा नहीं बहा और वक्त पर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से अब खतरे की कोई बात नहीं है। मगर कुछ टेस्ट किए गए हैं इनकी, जिनकी रिपोर्ट सुबह तक आएगी, तो सुबह तक आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। डॉक्टर तफसीलन हुई। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के जाने के बाद अरीस सीधा तारिक साहब की जानिब बढ़ा। अब क्या करना होगा आगे पापा? क्या मतलब क्या करना होगा? हमारी मदद बस यहाँ तक थी, जो हमने कर दी है, बाकी ये लड़की अब यही रहेगी। हो सकता है इसके जानने वाले से ढूंढते यहाँ तक आ जाए, तो अब हमारा यहाँ से जाना बेहतर है। मगर पापा, अगर कोई इसे लेने ना आया, मतलब अगर ये खुद भागी हो कहीं से, आप खुद ही तो कह रहे थे। अरीस बेचैन हुआ। तो इससे हमारा कोई लिंक नहीं? लड़की को खुद होश आएगा तो कर लेगी अपना बंदोबस्त। तो बेहतर तुम भी अब ज़्यादा मत सोचो। मैं अस्पताल का बिल पे करके आता हूँ, फिर चलते हैं, बच्चे इंतज़ार में होंगे हमारे। तारिक साहब बेज़ार चलते बने, जबकि इनके जाने के बाद अरी इसी वार्ड के दरवाजे से आपिश को देखने लगा, जो नींद बेहोशी में लेटी हुई थी। ऐसे कैसे इसको छोड़ सकता हूँ मैं? मेरी वजह से वो इस हालत तक पहुँची है, और मैं ही इसे यूँ? नहीं, मुझे पापा से बात करना होगी। अरिस ने पुख्ता फैसला किया और तारिक साहब का इंतज़ार करने लगा। शर्ट, मेरी फेवरेट शर्ट जला दी तुमने। ज़ैम ने जली शर्ट को देखा तो आपिश के मुँह पे दे मारी। ज़ाहिम, वो मैं आपका नाश्ता, मुझे नहीं पता नहीं चला। मेरी बेईमानी और अफरा तफरी से आपकी शर्ट, मैं आपकी कोई और शर्ट इस्त्री कर देती हूँ। आप ही शर्ट ने ज़मीन से उठाया और हंसी हुई हुई। तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरी किसी भी काम को करने की। तुम्हें मेरे किसी भी काम का पता चलता है क्या? हर वक्त न जाने किसकी सोचों में गुम रहती हो। जो कैरी फेवरेट शर्ट जला दी तुमने। ज़ाहिम, आपिश की बाजू झगड़े, इसको आपसे अपने से करीब खींचा। जंगारा, ये क्या कर रहे हैं आप ज़ाहिम? और कहना भी क्या चाह रहे हैं आप? किसकी सोचों में गुम रहती हो, बोलो। कौन है वो मेरा और आपके अलावा? कौन हो सकता है? आप बेचैन हुई। ये तुम ये तो तुम बताओ ना कि कौन है वो?
तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देखकर मैं तुम्हें इस्लामाबाद से यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान ले आया हूँ, जहाँ सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं। मगर न जाने तुम और मैं भी कोई ना कोई है जिसकी वजह से हर वक्त यूं बसोरे तुम फिरती रहती हो। जाहिम ने सख्ती से आबिश के मुंह को दबोचा। बस कर दे जाहिम, प्लीज़ बस कर देने। आबिश हाथ जोड़े अल्तजाई हुई, जबकि जाहिम जहर आलू तासुरात से घुर रहा था। मैं आपकी हूँ, बस आपकी। मेरी सोच, मेरी रूह, मेरे वजूद, हर जाने बस आप हो। कैसे यकीन दिलाऊं मैं कि आपको आपको आप ही बता दें। आप इसने प्यार भरे अंदाज से जाहिम के चेहरे को छुआ। हाँ, ठीक कह रही हूँ। तुम्हारी सोच, तुम्हारे तुम्हारे वजूद, तुम्हारी रूह, हर जगह मेरा बसेरा है। मगर जहाँ नहीं है वो है तुम्हारा दिल। जाहिम ने बेदर्दी से आपिश के हाथ को झटका, जो उसे बेयकीनी से देख रही थी। तो कौन है फिर तुम्हारे दिल में? किसकी याद तुम्हारे दिल को बेचैन रखती है, जो तुम्हारा ध्यान कहीं और लगता ही नहीं है? जाहिम आपिश को अपनी बाहों में जकड़े इस पर है बस ज़्यादा झुका। दूर हटे मुझसे जाहिम, दूर हटे। सब कुछ कर लिया, सब कुछ दे दिया, अपना तन मन सब, मगर कुछ पा न सकी आपसे सिवाय शक के, सिवाय बेयकीनी के। आप इस जाहिम का साथ थोड़े बाहर पीछे को हटी। अच्छा, तो सब मेरा है? जाहिम दबे कदम इसकी जानिब लपका। इनकार कब किया इस बात से? मैंने कब इनकारी हूँ मैं जाहिम? निकी का पहला बोल ही मुझे आपका कर गया था, मगर अभी तक मैं इसकी गवाही दे रही हूँ, मगर आपका पुख्ता यकीन ना हुआ। आप इस चेहरे पर बिखरे आंसू को साफ करने लगी। मेरा यकीन चाहिए तुम्हें जाहिम, बुरा हाथ चाहिए। मोहब्बत तो करते हैं, आप यकीन भी कर ले तो ठीक है। मेरी मोहब्बत का एक निशान तुम अपने पास रखो। मैं चाहता हूँ ये निशान तुम कभी मिटने ना दो। जाहिम जहरीला मुस्कुराया। निशान? कैसा निशान? आप इस सवाली हुई। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जाहिम ने आप इसकी बाजू से अपनी जानिब खींचा और फिर इसके आपिश सवाली हुई। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ज़ैन ने आपिश के बाजू से अपनी जानिब खींचा और फिर इसके चेहरे को अपने सीने से लगाया। गर्म इस्तरी को इसके बाजू से लगा दिया, जिसकी तकलीफ पर आपिश की चीख सी निकल गई। गर्म और जलती जिल्द की शिद्दत से वो ज़ैन के पेट को अपनी उंगलियों नाखूनों से जकड़े चीख उठी थी और बलक बलक कर रोने लगी। मगर इसकी चीखों से सुकून करता ज़ैन अब जोर जोर से हंसने लगा। ज़ैन, प्लीज़ प्लीज़ ज़ैन, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है ज़ैन। मैं आपकी हूँ, बस आपकी। छोड़े मुझे। बेहोशी की हालत में अस्पताल के एक कमरे में मौजूद सफ़ेद बिस्तर पर लेटी आपिश मुसलसल मुसलसल बड़बड़ा रही थी कि इसके कानों में ज़ैन के कहकनों और फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंजने लगी, जिससे खौफज़दा होते हुए एकदम चिल्लाते हुए उठ बैठी। सामने बेड पर बैठी मरीज को यूं चिल्लाता देखकर नर्स फौरन इसकी जानिब लपकी, जो चीख पे चिल्लाने पर अपने हाथ पे लगी ड्रिप को उतारने बाहर को भागने लगी थी। मैम, ये क्या कर रही हैं आप? मैम प्लीज़ आप लेट जाएं, आप आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़। डॉक्टर डॉक्टर नर्स मुश्किल बिबरी बिबरी आपिश को संभाले चीखी। वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। मुझे जाने दो, मुझे वो मार देगा, मुझे वो मार देगा। आपिश पूरी तरह चिल्ला रही थी और ख़ुद को नर्स के एहसास से निकालने की कोशिश करने लगी। बाहर खड़े अरीस और तारिक साहब, जो इसी के मुतालिक ही बात कर रहे थे, फ़ौरन शोर सुनते कमरे की जानिब लपके, जबकि साथ ही अंदर एक लेडी डॉक्टर फ़ौरन आपिश की जानिब बढ़ी। कोई नहीं मारेगा आपको, कोई नहीं मारेगा, मैं हूँ आपके साथ। आप बैठ जाइए आराम से, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने फ़ौरन बिगड़ी आपिश को पकड़ा। नर्स, जल्दी से इंजेक्शन भरें और लगाएं इन्हें, ताकि ये पुरसुकून हो सके। डॉक्टर की बात सुनते ही नर्स ने फ़ौरन इंजेक्शन भरा और आगे बढ़ते हुए आपिश को लगा दिया, जो डॉक्टर की बातों में मगन थी। सामने खड़े अरीस और तारिक साहब हैरत से आपिश को देख रहे थे, जो लम्हे भर की दिक्कत के बाद वापस ग़ुनूदगी में चली गई। अनीस फ़ौरन आगे को बढ़ा और गिरती आपिश को थामे इसे वापस इसी बेड पे लिटा दिया, जहाँ वो पहले लेटी हुई थी। अनीस अब सही से आपिश को देख रहा था, जिसके चेहरे पे जा-बजा निशान थे, जबकि बाजू और हाथों पर चलने और काटने के कई निशानात मौजूद थे। ये अब सुकून में है और पूरी रात सुकून से ही गुज़ारेगी। बेहतर है आप लोग भी आराम कर लें। मगर डॉक्टर साहब, इन्हें हुआ क्या और ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हैं? अरे सवाल ही हुआ। जी, मैं आपको बताऊँगी इनके मुतालिक, मगर कल सुबह उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाए, तब तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इंतज़ार में हैं। अरीस से कहते ही डॉक्टर साहब वापस बाहर को चली गई, जबकि अरीस को इस बात पर तारिक साहब से घूरने लगे। अनीस अभी तक वहीं खड़ा आपिश के सराहने से देख रहा था। किस कदर प्यारी है ये मासूम, से न जाने क्या आफत गिरी की जो हाल बना हुआ है इसका। अनीस दिल ही दिल में तरस खाते हुए गो हुआ। तारिक साहब, जो अनीस को यूं खड़े देख रहे थे, फौरन गो हुए। चलो अनीस, रात काफ़ी देर हो गई है और बच्चे हमारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। तारिक साहब कहते हुए वहाँ से चले, जबकि अनीस की बात सुनकर वहीं ठठक से आपिश को देखने लगा। साइम अंदर जाते ही एक ही कमरे में जाकर आपिश को आवाज़ें लगाने लगा। आपिश, कहाँ हो? बाहर निकलो मेरी जान। देखो तुम्हारा साइम तुम्हें ढूंढ रहा है, जल्दी आओ बाहर। कभी वो बेड के नीचे देखता तो कभी मारे परेशानी पर्दों को खंगालने लगता।
कहाँ जा सकती हो तुम? बाहर निकलो आपिश, बाहर निकलो, तुम्हारा ये खेल बहुत भारी पड़ेगा तुम पर। बता रहा हूँ तुम्हें। ज़ैम अब लाउंज में खड़े ऊँची आवाज़ से चिल्लाते चीखा, जिसका सबर अब वहशत में बदल गया था। साहब जी, क्या हुआ ज़ाहिम जी? ज़ाहिम साहब जी, खाला अम्मा फ़ौरन भागती उसकी जानिब बढ़ी। आपिश, आपने इसे खोला है अम्मा? क्या आपने इसे खोलकर कहीं छुपाया है? ज़ाहिम जुनूनी तासुरात से इनकी जानिब बढ़ा। न न नहीं ज़ाहिम बाबू, मैं क्यों उन्हें खोलने लगी, वो भी आपकी इजाज़त के बगैर? खाला अम्मा हड़बड़ाई। तो कहाँ है वो? रात के इस पैर कहाँ जा सकती है वो? देखें इसे, ढूंढे इसे, कहाँ है वो? जैम ने पास पड़े वांस को हाथ मारते ज़मीन पर फेंका, जिसकी कैचियाँ दूर तक बिखरी। खाला अम्मा ने जैम का गैज़ो ग़दब देखा तो फ़ौरन वहाँ से बाहर को बढ़ी। बहुत गलत कर रही हो तुम, बहुत गलत सोच रही हो, और यूँ करने से बच जाओगी। जैम दीवाना वार हंसा। नहीं नहीं, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें बख्श दूँ तो सामने आओ, सामने। खेल तमाशा बंद करो। जानता हूँ बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें, मगर ये मैं मज़ा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें आपिश, बहुत महंगा। ज़ाहिम फिर इश्तगाल अंगेज़ हुआ। ये सब क्या है? कहाँ है आपिश बेटी? खाला अम्मा अपने तासुरात को संगीन करते शेर दिल से बोली, मुझे क्या मालूम खाला वो कहाँ है। मैं तो खुद साहब के साथ यहाँ आया तो बस खुली रस्सियों को देखा। मुझे तो डर लग रहा है खाला साहब के इस पागलपन से। न जाने हमारा क्या हाल करेंगे। शेर दिल बोझिल हुआ। घबराओ मत, मत घबराओ। जब हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ है तो फिर किस बात का डर? खाला मुतासिफ हुई। मगर खाला, अगर मगर कुछ नहीं, अभी अंदर चलो। साहब का गुस्सा उरूज पर है, न जाने कुछ कर ही न बैठे खुद के साथ। खाला अम्मा के कहने पर शेरदिल अंदर को बढ़ा, जबकि हल्की मध्यम मुस्कुराहट और सुकून लिया खाला अम्मा खुली रस्सियों को देखने लगी। अब तक तो आप बहुत दूर जा चुकी होंगी, बस अल्लाह आपकी मदद करे और आपका हर रास्ता आसान बनाए। खाला अम्मा दुआ गोई और खुद भी अंदर की जानी बढ़ी, जहाँ अब एक तूफान बरपा था। पापा, मुझे बात करनी है आपसे। अरीस गाड़ी की जाने पड़ा, जहाँ पहले से सब इंतज़ार में थे। हाँ, करते हैं बात भी, गाड़ी में बैठो पहले। देखो आगे बर्फबारी शुरू हो गई है, ये नाव रास्ते में फंस जाए हम। तारिसा तासुफ हो, हम कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं, जब तक वो लड़की ठीक ना हो जाए, होश में ना आ जाए। ज़ाइम तो टॉक हुआ। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो तुम? इस अनजान की वजह से मेरी बात रद्द करोगे? अभी तुम्हें समझाया भी है, फिर भी। तारिसा बाहर को निकले, जबकि दिशान अनाया दोनों की बहस को देखकर परेशान हुए। पापा, बात अनजान की नहीं, बात सिर्फ इतनी है, बात कुछ भी नहीं अरीस है। हमारा काम यहीं तक का हो गया है। अब मजीद कोई बहस, कोई बात नहीं, बैठो गाड़ी में अब। तारिक साहब सख्त हुए। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाना चाहते हैं तो जाएं, मगर मैं यहीं हूँ। साइन बाजों पर बांधे फैसला गो हुआ अरीस। तारिक साहब सख्त हुए। मुझे एक मौका मिला है अपनी गलती दुरुस्त करने का, मुझे नहीं खोना। किस्मत बार बार साथ नहीं देती और मुझे ये साथ अब नहीं खोना। अरीस की आंख में चमक थी, जिस पर वो वापस अस्पताल के जाने पड़ा, जबकि तारिक साहब अरीस को यूं जाता देकर वापस गाड़ी की जाने पड़े और अगली निश्त संभाली। अनाया और ज़िशान दोनों की इस बहस पर हैरान-कुन थे कि तभी तारे साहब ने गाड़ी चलाई और आगे को बढ़ा दी। अनीस ने गाड़ी को आवाज़ सुनी तो वापस पलटा मारकर तब तक गाड़ी जा चुकी थी, जिस पर वो कुछ देर वहीं रुका रहा। फिर सर्दी की सख्ती को देखते वापस अंदर की जानिब बढ़ा। रात के अब 3 बज चुके थे, जबकि अब सुबह की नवीद थी। 1 घंटे की चीख और पुकार और तोड़-फोड़ के बाद ज़ैब अब लाउंज पे कुर्सी पर निढाल गर्दन लटकाए बैठा था। चेहरे पे संजीदगी और खामोशी लिया आँखें मूंदे हुए किसी गहरी सोच में गुम था। शेरदिल वहीं इसके पास खड़ा फर्श पे बिखरी चीज़ों को परेशानी से देख रहा था, जबकि खाला अम्मा सर्दी की शिद्दत को देखते हुए हीटर जलाए ज़ैम के पास रखते खड़ी हुई। कहाँ जा सकती है वो, कहाँ जा सकती है? ज़ैम सर उठाए अपनी एक टांग को ज़ोर से हिलाते बड़बड़ाया, कौन है जिसने इसे दरख्त से मेरी इजाज़त के बिना खोला? कौन हो सकता है? यहाँ शेरदिल और खाला अम्मा के अलावा तो कोई और है ही नहीं, और बाहर किसी को खबरने के अंदर हो क्या रहा है, और ना ही बाहर की दुनिया से आपिश का कोई राब्ता था। तो क्या इन दोनों में से किसी ने ये किया है? दोनों ही मेरे सालों के वफ़ा और मुलाज़िम हैं, मगर वफ़ा बदलते भी तो देर नहीं लगती। ज़ैम सीधा होते हुए दोनों हाथों को जोड़े थोड़ी देर आए इन दोनों को घूरने लगा, जो अब एक दूसरे को मारे हैरत से देख रहे थे। जानता हूँ क्या सोच रहे हैं आप, मगर ये भी तो बता दें जो सोच रहे हैं सच सोच रहे हैं। शक है आप दोनों पर ही मुझे, और यकीन है कि नमक हरामी आप दोनों में से किसी ने एक ने की है, क्योंकि बाहर से कोई आया नहीं और अंदर सिवाय अपिश के कोई गया नहीं। ज़ाहिर ने अकाबी नज़रें दोनों की बड़बड़ाहट पर गाड़ी इसे भगा दिया मेरे जंगल से, या शायद कहीं छुपा दिया है। अब बेहतर है या तो खुद मुजरिम मेरे सामने आ जाए या पकड़े जाने का इंतज़ार करे। क्यों, जब भी वो पकड़ा गया तो सांस लेने का इंतज़ार मैं इसे करने नहीं दूंगा। नहीं 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 साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों भगाऊंगा बेगम बेगम साहिबा को? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब जी, मैं इनकी कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता बेगम साहिबा कहाँ है और किसने भगाया है। शेरदिल फौरन साइम के कदमों पे गिरा। तो रात के इस पहर तुम बाहर क्या कर रहे थे? सर्दी में किसका दिल के वो रात की प्यास की शिद्दत
पर उठे फिरे। ज़ाहिम ज़हकीन हुआ, साहब जी मुझे किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इसी को देखने को उठा था मगर कुछ समझ ना आया और ना ही ध्यान भान की जानिब गया। तभी पे किचन की जानिब बढ़ने लगा तो क्या आपकी आवाज़ आ गई और फिर ये सब। शेरदिल ने इस्तवराबी कैफियत से सांस भर में सबको कह दिया। ज़ाहिम इसकी परेशानी को भांप रहा था और साथ ही अब तीखी नज़रों से खालाम्मा को छेड़ने लगा। शेरदिल ज़ाहिम की इशारे मिलने पर वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सामने खड़ी खालाम्मा जो हमारे परेशानी और खौफ की अपनी मिट्टियों को भींच रही थी, आंखों को मुसलसल घुमा रही थी। ज़ाहिम को मशकूक सी लगी। तो खालाम्मा आपने आपने कहेंगी कुछ अपनी सफाई में? शेरदिल तो कसमें खा खा कर मर रहा है, मगर आप तो मुझे बहुत मुतमईन और पुरसुकून नज़र आ रही हैं, जैसे कोई नेक काम किया हो। ज़ाहिम बतख मुस्कुराया। मम्मा मैं क्या कहूँ बे साहब जी, मुझे नहीं पता कि बेगम साहिबा कहाँ है, मैं तो सो रही थी ज़ाहिम बाबू। खालाम्मा इकलाए, सही कह रही हैं आप सो रही थी जब ये सब तमाशा हो रहा था। बकौल शेरदिल के वो तो घूम रहा था पूरे क्वार्टर में, मगर आप ज़ाहिम दौरा हुआ। जी 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 साहब जी, आपने सही कहा, मैं तो सो रही थी। मुझे नहीं पता आतिश बेगम कहाँ है। खालाम्मा के चेहरे पर सर्दी में बिखरे पसीने और ज़बान की लड़खड़ाहट ने ज़ाहिम के शक को बुनियाद बख्शी और इसी बुनियाद के को मजबूत करने की गर्ज से ज़ाहिम फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठा। मैं भी क्या कर रहा हूँ? आप लोगों के साथ महज़ वक़्त का ज़ाया। जब भूल गया था कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। कैसे भूल सकता हूँ अब ये? अभी तो इसकी असल ज़रूरत पड़ी है मुझे। ज़ाहिम ने अपना सर डरमाई अंदाज़ से थामा। अम्मा जाएँ मेरे कमरे से मेरा लैपटॉप लेकर आएँ, अभी देखता हूँ कि कौन गद्दार है, किसने नमक हरामी की है मेरे साथ और कहाँ गई मेरी ज़ौजा मोहतरमा। ज़ाहिम ने अंधेरे में पत्ता फेंका। ज़ाहिम की बात सुनी तो खाला अम्मा की हवाएं उड़ गईं, जबकि खौफ की वजह से इनका रंग फक्सा हो गया था। अब क्या होगा? साहब को तो सब पता चल जाए कि मैंने आतिश बेगम को भगाया यहाँ से। खैर जो भी होगा, अब कोई डर नहीं मुझे और ना ही कोई खौफ। अब तो आतिश बेटी दूर जा चुकी होगी। मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ। अलामत दिल में अंधिया करते मजबूत हुई, मगर हुकूम की तामील की खातिर वो कमरे की जानिब बढ़ी और कुछ ही देर में लैपटॉप लिए वापस जैम के सामने आ खड़ी हुई। लैपटॉप थामते ही जैम ने ऑन किया, उंगलियां फेरने लगा। खालामा की नज़रें मुसलसल जायम पर थी, जिसके चेहरे के तासुरात अब हैरत से सन्नाट हो रहे थे। तो ये बात है, तो ये है वो गद्दार जिसने इतने अरसे मेरा नमक खाया और मुझ पर ही वार किया। वाह! ज़ाहिर ने तालियां बजाना शुरू की, जिसकी गूंज चारों तरफ फैली। हाँ हूँ मैं गद्दार, की है मैंने नमक हरामी ज़ाहिम बाबू। खाला अम्मा जो ज़हनी दबाव में थी, फ़ौरन घबराते हुए बोल उठी। ज़ाहिम और शेरदिल ने सुना तो मबहूत होते खाला अम्मा को देखने लगे। हाँ मैंने भगाया आपिश बेटी को और जानती हो कि मेरी ही वीडियो बनी होगी और मेरी ही तस्वीर आई होगी। जब सब नज़र आ ही जाएगा तो छुपाने का क्या फ़ायदा? ज़ाहिम ने सुना तो एक ज़हर आलू मुस्कुराहट लिए ज़ोर-ज़ोर से कहने लगाने लगा। शेरदिल और खाला अम्मा ने ज़ाहिम को दीवानावार हँसते देखा तो शर्मिंदा रहे हुए। उफ़! बहुत खूब ज़ाहिम, बहुत खूब। ज़ाहिम अपनी हँसी रोकते खुद को थपकी देने लगा। मेरा फेंका हुआ तीर निशाने पर जा लगा है। हाँ, मेरा फेंका हुआ पत्ता। घर में कोई कैमरा नहीं है, ना ही कोई वीडियो है यहाँ। ज़ाहिम की मुस्कुराहट सिकुड़ी और खड़े होते वो खालाम्मा के रूबरू हुआ, जिसे सुनकर खालाम्मा इस तरह भी सी लैपटॉप की जानिब देखा। क्यों किया ऐसा आपने? एतबार करता था आप पर, इसी बात पर आपके हवाले अपनी जान को छोड़कर जाता था ना मैं, तो क्यों किया? ज़ाहिम सिगरेट सुलगाए दुआ खाला अम्मा के मुँह पे छोड़ते बोला, मर जाती वो अगर मज़ीद आपके साथ रहती, तड़प रही थी आपके इस घुटनज़दा रिश्ते में। आज़ाद कर दिया इसे मैंने, जिसका कोई गम नहीं, कोई अफ़सोस नहीं। खाला मुतासिफ़ हुई। बीवी थी वो मेरी थी वो। ज़ाहिम पर पास पड़ी कुर्सी पर टाँग मारते चंगारा। मैं मारता इसे या वो खुद मर जाती, मेरा हक़ था इस पे। इंसान जब इंसानियत से हवानियत पे उतर आए तो हक़ खो देता है। मुझे जो बेहतर लगा मैंने किया। भाग गई वो, दूर गई होगी आपसे ज़ाहिम बाबू, दुआ है कि वो आपको कभी ना मिले। खाला अम्मा हौसला अफ़ज़ा हुई। ज़ाहिम ने सुना तो पीछे हटते हुए हँसते टहलने लगा। हाँ, हाँ, हैरत है खाला अम्मा, हैरत। दो दुआ दी भी तो क्या दी, मुझे मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया। ज़ैम सीपाख हुआ मगर खुद को काबू किए हुआ वो मुश्किल खड़ा हुआ। भागना तो इसे भगा दिया, अब ये बताएँ वो है कहाँ? कहाँ रखा इसे मेरे से छिपा कर? हो सकता है मैं आपकी जान खलासी कर दूँ। ज़ैम दोनों पॉकेट्स में हाथ डाले सपाट हुआ। आपको क्या लगता है साहब जिस जहन्नुम से इसे मैंने निकाला है, इसका आपको ही पता कराकर वापस इसे वहीं फेंक दूँगी? अगर बताना ही तो भगाती ना इसे। ढूँढ लें आप जितना इसे आप ढूँढ सकते हैं, क्योंकि आपको ना तो वो इस घर में मिलेगी ना ही इस वादी में। खालाम्मा के चेहरे पर पुरसुकूनियत छाई। ये अच्छा किया कि आपने बता दिया मुझे कि वो इस वादी से निकलने वाली है। ढूँढूँगा इसे और ला खड़ू करूँगा आपके सामने, आपकी आपिश बेटी की कसम। ज़ाहिम गैस हुआ। शेरदिल ले जाओ इन्हें यहाँ से और निचले तहखाने में बंद कर दो। इनका ज़िंदा रहना लाज़िम है।
ऑन की आप बेटी है जो इन्हें मिलवाना है। दिल तो कर रहा है इन्हें बर्फ़ में ज़िंदा गाड़ दूँ, मगर क्या करूँ, ज़बान दे चुका हूँ, पूरी तो करूँगा। ज़ाहिम तहमीर हुआ। ज़ाहिम की बात सुने तो हक्का-बक्का खड़ा शेरदिल खाला अम्मा की जानिब हैरानगी से बढ़ा। पूरी ज़िंदगी दी है इस घर को मैंने, वाकिफ़ हूँ इसकी ईंट-ईंट से, ज़रूरत नहीं तुम्हारी रहनुमाई की शेरदिल। खाला अम्मा बेखौफ होते ज़ाहिम को देखते आगे को बढ़ी, जबकि ज़ाहिम दूसरी जानिब चेहरे किए सपाट खड़ा रहा। इन दोनों के जाते ही ज़ाहिम की ने किसी को फ़ोन मिला और इसे आपिश के मुतालिक आगाह करने लगा। याद रखना, अगर वो इस वादी से बाहर निकली तो तेरी लाश दुनिया से भी ना मिली होगी। बता रहा हूँ तुझे, हर किस्म की पुलिस और सियासी मदद तुझे दूँगा। बस मुझे वो वापस चाहिए, जल्द से जल्द, कैसे भी करके। ज़ाहिम ने फ़ोन पर मौजूद किसी शख्स को सफ़ाकी बढ़ाते हुए कहा, फ़ोन बंद कर दिया। कर आया हूँ इन्हें बंद साहब जी, और ये है तहखाने की चाबी। शेरदिल ने चाबी आगे को बढ़ाई। ठीक है। ज़ाहिम ने चाबी थामी और फ़ोन पर उँगलियाँ फेरने लगा। एक बात कहूँ साहब जी, शेरदिल हिचकिचाते हुआ, बोलो। खालाम्मा बुजुर्ग है, वो नहीं झेल पाएंगी सर्दी की सख्ती, तो तुझे बंद कर दूं इनकी जगह। अगर इतनी ही हमदर्दी जाग रही है तुझमें, अगर इतनी ही मौत की फिक्र थी कि ये हरकत करते हजार बार वो सोचती हो, शुक्र करे मैंने इन्हें मारा नहीं, जिंदा रखा है। सलाम मुतअल्लिम हुआ, जबकि शेरदिल आगे से कुछ न बोला। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ तुम। कुछ और भी लोग बुलवाए हैं मैंने, आप इसको ढूंढेंगे मेरे साथ। वो वक्त ज़ाया किया तो निकल जाएगी वो मेरे पिंजरे से, जो मैं नहीं होने दे सकता। ज़ैम अपनी शॉल लिपटे फ़ौरन बाहर की जानिब लपका। ठीक है साहब जी, आप चलें, मैं आपकी गाड़ी की चाबी लाता हूँ। शेरदिल कहते अंदर भागा, जबकि ज़ैम गाड़ी के पास खड़े इसका इंतज़ार करने लगा कि तभी इसकी नज़र दरवाजे से बाहर जाते कदमों के घड़ों पर पड़ी, जो बर्फ़ की वजह से कम हो गए थे मगर अभी भी मौजूद थे। ज़ैम देखते हुए इस जानिब बढ़ा और बढ़ते इन घड़ों को देखने लगा। ज़रूरी ये आपिश के कदमों के ही घड़े हैं, तो इसका मतलब निशान अभी भी मौजूद है और साथ आपिश भी। साहब जी जाबी। शेरदिल ने ज़ैम को दूर दरवाजे पर बैठते देखा तो फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ा। ज़रूरत नहीं इसकी, क्योंकि निशान जिस जानिब जा रहे हैं वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। ज़ैम की सोच के घोड़े दौड़े। क्या मतलब साहब जी? जंगल? आप इस जंगल से होते हुए भागी है, इसका मतलब वो सड़क की जानिब बढ़ी है, या हो सकता है अभी नहीं पहुंची होगी वहां तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए, फौरन लाइट लाओ, पीछे आओ मेरे। सैम ने कहा तो खुद आगे को निशान के पीछे चल पड़ा, जबकि शेरदिल फौरन लाइट लिए इसके पीछे को हुआ। रात की सख्ती गुजर चुकी थी, जबकि दिन के उजाले की आमद थी। आपिश अपने बिस्तर पे लेटी थी, जबकि एरिस से इसके कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा गर्दन टिकाए ऊँग रहा था कि तभी डॉक्टर नर्स के साथ अंदर आते फ़ौरन आपिश की जानिब बढ़ी और हाथ में पकड़ी फाइल्स को देखने लगी। एरिस की आँख खुली तो फ़ौरन इन्हें देखते इनकी जानिब बढ़ा। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? कोई मसले की बात तो नहीं है? जी, सब ठीक है, बस ये बस इनकी रिपोर्ट आई है तो इसके मुताबिक बात कर रही थी। डॉक्टर गो हुई। तो क्या आया रिपोर्ट में? मतलब कोई सीरियस बात या ऐसा कुछ भी ज़हन मफहूम हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर मगर क्या? डॉक्टर की खामोशी पर अरीस बोझल हुआ। इनकी हालत देखकर लगता है कि इनके साथ मारपीट की गई है और शायद कई अरसे से इन पर तशद्दुद हो रहा है। जिस्म पर लगे पुराने निशानात, जबकि फिर हाथों पैरों पर मौजूद ताज़े रस्सियों के निशानात। डॉक्टर ने सामने लेटी आपिश की जानिब इशारा दिया, जिस पर अरीस सहम हुआ। ये साफ-साफ पुलिस केस है। रात को मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मौसम ख़राब था, काफ़ी रिपोर्ट्स ना थी, मगर चूँकि मौसम भी साफ़ है, रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, तो बेहतर है पुलिस को बुला लिया जाए। डॉक्टर की बात सुनकर अरीस परेशानी से आपिश को देखने लगा। अब आप बता दें, आप इनको बुलाएँगी या अस्पताल से कॉल की जाए? क्योंकि ना तो आपको इनके रिश्तेदारों को जानते हैं और ना वो इस हालत में हैं कि कुछ बता सकें। मैं कुछ करता हूँ, तब तक प्लीज़ आप अपनी जानिब से कोई कार्रवाई न करें। अरीस ने इल्तिजाई अंदाज़ अपनाया। ठीक है, मगर जितनी जल्दी हो सके आप करें, क्योंकि अस्पताल की ये पॉलिसी नहीं है। बाकी ये रिपोर्ट्स हमारे पास ही रहेगी, एक प्रूफ़ की मानंद। डॉक्टर कहती हुई वहाँ से चली गई, जबकि नर्स भी इसके पीछे को हुई। अनीस वहीं खड़ा मारे परेशानी से आपिश को देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए बाहर को निकला। आपिश जो बेड पर बज़ाहिर आँखें मूंदी थी, जैसे ही वो सब बाहर निकले तो फ़ौरन उठ बैठी और गिर्द के मॉल को देखने लगी। मैं यहाँ मैं तो वो कुत्ते आपिश का सर एकदम चकराया था, जिस पर एक मोटी तह की सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी, मगर पल भर में रात की सारी कहानी इसकी आंखों के सामने घूमी। एक्सीडेंट? हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और शायद वही लोग मुझे यहाँ ले आए हैं। आपिश को अपने सर में तकलीफ सी महसूस हुई, जिस पर वो सर थामे गो हुई कि तभी इसके कानों में डॉक्टर की कई बात इसकी जान में गूंज उठी थी। पुलिस नहीं, अगर ये पुलिस को बुलाएंगे तो मुझ तक आसानी से पहुंच जाएगा, और मैं अगर इसे मिल गई तो न जाने मेरे साथ क्या करेगा। नहीं, नहीं, मुझे नहीं जाना इनके पास, मुझे नहीं जाना। आपिश खुद कलामी करते हुए रौंसी हुई और फिर फ़ौरन अपने हाथ में लगी ड्रेप को नोचते हुए बेड से उतरी। इससे पहले कि कोई भी मुझे देख ले, मुझे जाना होगा यहाँ से, हाँ, जाना होगा। इर्द-गिर्द देखते फ़ौरन कमरे से बाहर की जानिब लड़खड़ाती
उठकर खड़ी हुई। अरिस अस्पताल से बाहर खड़ा और तारिक साहब को कॉल मिलाने लगा, मगर दूसरी जानब से कोई जवाब ना पाकर वो मायूसी से वापस अंदर आकर बढ़ा। मुझे था कि आप आ गए, और शायद अब भी है कि आप आ गए। इंतज़ार है आपका पापा मुझे। कि तभी सामने से भागती इस लड़की को अपनी जानिब आते देखा, जिसके चेहरे पर कदरे खौफ और परेशानी थी। ये तो वही है जिसका एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से। अरिस कहते फ़ौरन इसकी जानिब लपका और इसके रास्ते में जा खड़ा हुआ। आपिस जो बौखलाई सी थी, राह में आते इस रोज़ वजीद को अचानक आते देखकर ठकरा से गई और लड़खड़ाते हुए पीछे को गिरी, मगर इससे पहले वो ज़मीन को छूती अरिस ने फ़ौरन आगे बढ़ते आपिस को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ा। आपिस, जिसका सर पहले से ही घूम रहा था, इस धचके से बिना संभले घबरा कर आंखें मूंदे इसकी बाहों में समोई। आपिस को यूं आंखें मूंदे देखकर अरिस एकदम ठटका। चेहरे पे लगे जा बजा जख्म और फिर इस पर बिखरे बालों का रक्त। इस हालत में भी आपिश खूबसूरत तर लग रही थी। खुद को ज़मीन से दूर हवा में झूलती महसूस किया तो आपिश ने फ़ौरन आंखें खोली और सामने मौजूद एक शख्स को खुद पर झुके पाया। ये क्या कर रहे हैं आप? ये दूर हटे मुझसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूँ छुए? आपिश ने फ़ौरन अरिस को झटका देते हुए खुद से दूर किया। आप गिरने लगी थी, मैंने तो बस अरिस साफ गोई हुआ। मैं गिर जाती या मर जाती, आपको किसने कहा था कि मुझे पकड़े या बचाएं? दूर हटे मुझसे और राह छोड़े मेरी। आप इस नरिश के सीने पर चिस्त लगाई और बाहर को भागने के लगी। सभी खड़े इन दोनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। कहाँ जा रही हैं आप? मिस, आपकी हालत ठीक नहीं है, वापस चले अंदर। अरिस ने भागते आपिश को आप आपस बाजुओं से थामा और अपने रूबरू किया। कौन है आप और क्यों रोक रहे हैं मुझे? पीछे हटे मेरी राह से और वरना मैं शोर मचा दूंगी। आपिश एकदम चीखते से खुद से दोबारा दूर करने की कोशिश करने लगी। आप गलत समझ रही हैं मुझे मैम, मैं कह रहा हूँ ना वापस चलें, अंदर तो चलें। क्यों तमाशा बना रही हैं आप, अपना भी और मेरा भी? अरिस अब आपिश को बाजू से झगड़े अंदर की जानिब ले जाने को बढ़ा। मैं कह रही हूँ मुझे छोड़े मुझे, क्यों मुझे अंदर लेकर जा रहे हैं आप? आपिश ने अरिस की गिरफ्त को झंझोड़ा, मगर अरिस बिना कुछ कहे कि बस इसे अपने साथ ले जाता रहा और सीधा इसी कमरे की जाने पड़ा जहाँ से वो भागी थी। क्यों कर रहे हैं आप मुझसे यूँ जबरदस्ती? छोड़ दे मुझे। आपिश ने अरिस के हाथों को झटका दिया जिससे आपिश का खून इसकी कलाई को जख्म दे गया। देखिए मैम, मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती करने का कोई शौक नहीं। मैं बस यहाँ आपकी वजह से ही फंसा हूँ और आप है कि मुझे मज़ीद इस परेशानी में उलझाने को हैं। अरे जब सख्त हुआ क्या मतलब मेरी वजह से? आपिश हैरत ज़दा हुई। मेरी गाड़ी से ही आपका एक्सीडेंट हुआ था और मैं ही आपको इस अस्पताल में लेकर आया हूँ, और इसी वजह से आप मेरी ज़िम्मेदारी तब तक जब तक आपका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं आ जाए, और यही वजह है आपको मेरी बात मानना होगी। अरे इसकी बात सुनकर आपिश आंखें सिकुड़े से घूरने लगी। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा मैम, कॉल करें अपने किसी जानने वाले को ताकि रिहाई मिले हम दोनों को एक दूसरे से। अरे इसने फ़ोन बेड पर रखा और फिर हल्की सी मुस्कुराने बाहर की जानिब चला गया, जबकि आपिश इसी बेड पर बैठे मोबाइल को देखने लगी। सुबह की किरण फूटी, मगर ज़ाहिम की रात अंधेरी ही थी। वो दीवाना-वारी ने निशानों पर अपने नज़र जमाए मुसलसल आगे को बढ़ रहा था, जबकि शेरदिल बिना कुछ कहे इसके पीछे भाग रहा था कि तभी यूं ही आगे बढ़ते हुए ज़ाहिम की अकाबी नज़र एक पोटली पर पड़ी, जो नीचे ढलवान में मौजूद एक दरख्त की जड़ पर अटकी हुई थी। वो क्या है साहब जी? कहाँ कहाँ? शेरदिल जो थक चुका था सांस फैलाए इर्द गिर्द नज़र घुमाने लगा। वो नीचे जाओ शेरदिल, लेकर आओ इस पोटली को। ज़ाहिम की बात सुनते ही शेरदिल में संभलते हुए नीचे को उतरा, जबकि ज़ाहिम वहीं खड़ा इसके ऊपर आने का इंतजार करने लगा। ये ले साहब जी, ये पोटली और शायद इसमें कुछ सामान भी है। सांस फैलाए शेरदिल ने पोटली ज़ाहिम को थमाई। ज़ाहिम ने पोटली पकड़ी तो फ़ौरन इसे खोलने लगा। शेरदिल भी तेजी अंदाज से इसकी जानिब झुका, मगर जैसे ज़ाहिम ने पोटली खोली तो अंदर से ज़ेवरात और कुछ पैसे पाए। ये ज़ेवरात, ये तो आपिश ज़ाहिम ज़ेवर था। मैं चौंका। मतलब मैं सही था, वो इसी रास्ते से गई थी। जी साहब जी, जी ये पोटली भी खाला अम्मा की है, वो अक्सर अपना सामान इस पोटली में रखती थी। शेरदिल ने तस्दीक भरी। इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं और जल्दी इस तक पहुँच जाएँगे। चलो वापस। जल्दी चलो, मुझे जल्दी डिप्टी कमिश्नर से बात करना होगी ताकि वो अपनी नफीसवादी के हर दाखिली खारजी रास्तों पर बिठा दे। अरिस ने पोटी शेरदिल के हवाले की। ढूंढ लूंगा तुम्हें आपिश, ढूंढ लूंगा तुम्हें। जी लो जितने लम्हे मुझसे दूर जी सकती हो, आखिर तुम मेरे बिना रह कैसे सकती हो? मैं तुम्हें जिंदा रहने मैं तुम्हें रहने दूंगा तो फिर ना। जाहिम ने तासुरती मुस्कुराहट लिया, अपनी जेब से चश्मा निकाले तो सूरज की पड़ती चेहरे पर किरणों को देखता हुआ